करेक्ट, क्या बात है, सब कुछ करेक्ट होगा सर हमारा तो। भैया आईसीआई के आंसर इनकरेक्ट होते हैं। म्यूजिक अच्छा था ना, डांस कर लें थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा मचा लें। आ जाओ सब 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 आ जाओ जल। अरे वीडियो अब स्टार्ट हुई है। आप लोगों को वीडियो अभी दिख रही है या पहले भी दिख रही थी, जल्दी बताओ। आजा रे बाबा आजा। लो जी लो, पीडीएफ की बात करेंगे सबसे पहले। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ये रैंकर की फोटो अगली बार आपकी आएगी। बताओ इस बार जो रिजल्ट आने वाला है, कौन कौन बच्चा रैंक लेके आ रहा है, जल्दी से बताइए। सर AIR1 इस बार हम भी लेके आएंगे, दीक्षा जैसे लेके आइए ना, इस बार मैं भी लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये सारे रैंकर है, आई होप जल्दी से आपकी भी फोटो यहाँ पे चमक जाए। सर कहाँ, हमें नहीं दिख रही सर, कहाँ पे है वो? अभी दिखाते हैं बेटा, कैसी कैसी बातें करते हो। आपको ना दिखे ऐसा हो सकता है, आपको जरूर दिखाएंगे। आपका नंबर भी आएगा, हाँ आएगा ना, बिल्कुल आएगा सर। ये लो, अब बताओ, अब दिख रही है? अब दिख गए सर। ये सारे रैंकर्स हैं, आप ही जैसों में से स्टूडेंट्स हैं ये अब इस पे आपको अपनी फोटो लेके आनी है, ठीक है। जल्दी से बताओ कौन कौन अपनी फोटो लेके आने वाला है और फिर करेंगे आज का सेशन स्टार्ट। पीडीएफ की आप बात कर रहे हो सर, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल सीए कपिल गोयल ऑडिट नोट्स पर। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी मैंने अपलोड नहीं किया जब मैं लाइव ले रहा हूं, क्यों? अदरवाइज आप सारे आंसर देख लेते, सेशन का मजा ही खराब हो जाता। तो पहले करेंगे लाइव, फिर आपको दे देंगे इसकी पीडीएफ, ठीक है जी। ईशांत, क्या बात है। और एक बच्चा कह रहा है सर मैं एक एक ग्रुप करके दे रहा हूं, क्या आईसीआई रैंक देगा? बेटा मैं रैंक दूंगा, तुझे चिंता ना कर, ठीक है। सर आप आईसीआई के स्टडी एंड एमसीक्यू यूज करेंगे क्या? बेटा ये सारे आईसीआई के क्वेश्चंस हैं, डोंट वरी। हम सारे आईसीआई के एमसीक्यू, केस बेस एमसीक्यू, करेक्ट इनकरेक्ट सब करेंगे, देखिएगा। अब बस मुद्दे की बात स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया मजाक मस्ती। सुनिएगा सभी स्टूडेंट, इस पीडीएफ के अंदर क्या क्या कवर है। इस पीडीएफ के अंदर करंट अटेम्प्ट के आरटीपी, करंट अटेम्प्ट का एमटीपी, पास्ट अटेम्प्ट के आरटीपी, पास्ट अटेम्प्ट के एमटीपी, पास सारे पेपर्स, सब कुछ इसके अंदर कवर है, आईसीआई स्टडी मटेरियल। तो अगर आपने ये पीडीएफ लगा दिया, लाइव जिंगा लाला, वो बोलते हैं ना लाइव जिंगा लाला है, इसके ऊपर अभी तक आईसीआई ने कुछ नहीं दिया है करेक्ट इनकरेक्ट के मामले में। उसके बाद हम करेंगे केस बेस एमसीक्यूज। केस बेस एमसीक्यूज की पुरानी वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर है, अगर आपको देखनी है आईसीआई की वेबसाइट से जाके अपना केस बेस एमसीक्यू की बुक डाउनलोड कर लो और वहां से आप देख लो वीडियोस। मैं भी लूंगा लाइव वैसे, अगर आप लाइव देखना चाहें तो आप हमारे साथ देख सकते हो। अभी आ जाओ फटाफट से, तैयार हो? बहुत बढ़िया जयेश, मजा आना चाहिए, बस फील आना चाहिए, फील, ठीक है, मजा आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ अब मैं क्या ऊपर से बना के लेके आऊंगा? बच्चा कह रहा है सर ये सब आपकी किताब के क्वेश्चन है। अरे भाई मैंने कौन से, चलो जी चलो स्टार्ट करो। जितने भी बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं लाइव, मैं देख रहा हूँ 1000+ स्टूडेंट अभी लाइव देख रहे हैं, लेकिन लाइक देखो यार नालायको। मैं पहला क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि अपने को देखो टारगेट क्या है, सुनिएगा। टारगेट है अपना 200 क्वेश्चन करने हैं हमको 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 आवर। 1.5 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं, तैयार हो? फोड़ोगे 200 क्वेश्चन 1.5 घंटे में? मतलब सर आधा मिनट से भी कम समय दोगे एक क्वेश्चन को? सर कितनी देर का होगा सेशन? हितेश बेटा 1.5 घंटे में खत्म करेंगे। चलो आ जाओ। अब आप घर में भी फॉर्मल क्लॉथ क्यों वियर करते हो? खड़ा होके दिखाऊं तुमको? डू यू वांट टू सी द रियल कपिल गोयल, हाउ आई लुक लाइक एट माई होम? डू यू वांट टू सी? बेटा खड़े हो जाऊं क्या? खड़े नहीं होना बेटा, वो 3 इडियट का बोमन ईरानी याद आ जाता है मुझे। बोन रेडी, क्या बात है अनिमेश, क्या बात है। खड़ा होकर दिखा दूं आपको? खड़ा होकर दिखाऊं मैं? हाउ आई लुक लाइक एट माई होम? नो सर नो, ये गड़बड़ हो जाएगी सर। बिल्कुल नहीं बेटा, मैंने फॉर्मल कम कर दिए हैं, पहले मैं टाई भी लगाता था, सूट भी पहनता था। अरे भाई ये वीडियो देख लो, 1-1.5 घंटे में यार 200 केस भी करेक्ट इनकरेक्ट हो रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है? देखने में क्या बुराई है? सर खड़े होकर दिखाओ, करेक्ट इनकरेक्ट बाद में करेंगे नालायको। लो जी लो, रीड करो। वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो? वीडियो लाइक करोगे नहीं तो मेरा स्टार्ट करने का मन कैसे करेगा? 1000 स्टूडेंट अभी लाइव देख रहे हैं, इन 1000 स्टूडेंट को कोई बताए भैया 70 नंबर तुम्हारे आएंगे, मेरे थोड़ी ना आएंगे। मेरा तो क्या आएगा? वीडियो को लाइक करोगे, बस दोस्तों के साथ शेयर करोगे, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, मेरा तो बस यही है। टेबल में खड़े होके दिखाओ, टेबल में खड़े होके दिखाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं रीड कर रहा हूं, फिर आज मैं आपको खड़ा होकर दिखाऊंगा, ठीक है। आप मेरे
आप मेरे शॉर्ट्स का कलर देखना चाह रहे हो सर, आपने शॉर्ट पहने हैं या पैंट पहने? भाई पैंट तो मैंने पक्का नहीं पहनी है। आई एम इनटू माय हाफ एंड हाफ शॉर्ट, ठीक है, हाफ का भी हाफ जो शॉर्ट होता है ना उसमें हूं मैं। सच्चाई तो देखो यही है, खड़े होके तो लो जी लो। ऑडिटिंग इंप्लाइज, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। बहुत स्पीड से भागेगी गाड़ी, स्टार्ट करने के लिए माहौल बनाना था, वो मैंने दिया है बना। आप लोगों को सिर्फ करेक्ट इनकरेक्ट नहीं बताना है। देखिएगा ये रहा पहला क्वेश्चन कंप्यूटर जी आपकी स्क्रीन पर। ऑडिटिंग इंप्लाइज सिस्टमैटिक, क्रिटिकल एंड स्पेशल एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। ये कह रहा है कि ऑडिटिंग जो है वो एक सिस्टमैटिक, क्रिटिकल एंड स्पेशल एग्जामिनेशन है रिकॉर्ड्स का किसी बिजनेस पर्पस के लिए। अब आपको बताना है करेक्ट और इनकरेक्ट। आप सब बोलोगे सर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, व्हाई? क्योंकि आपको बताना है सर जो सिस्टमैटिक, क्रिटिकल एंड स्पेशल एग्जामिनेशन होता है वो इन्वेस्टिगेशन होता है, ना कि ऑडिट। तो मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा बेटा, ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ICI का इनकम्प्लीट है, आपको इनकम्प्लीट नहीं करना है। आपने पेपर में ऑडिटिंग भी बताना है क्या होता है और दूसरे पैराग्राफ में इन्वेस्टिगेशन भी बताना है क्या होता है, तब आपको मिलेंगे 2 आउट ऑफ 2। अगर आप सिंपल लिखेंगे द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, भाई जो ये सिस्टमैटिक, क्रिटिकल एग्जामिनेशन है इन्वेस्टिगेशन कहलाता है, तो आपको मिलेगा 1 नंबर। लेकिन उसी के साथ अगर आप ऑडिटिंग भी एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं दीक्षा की आंसर शीट भी आपको दिखाने वाला हूं, शुभम अग्रवाल की आंसर शीट भी आपको दिखाने वाला हूं, जिन्होंने लिए हैं 90 मार्क्स ऑडिट में, वो भी यहीं से पढ़ के गए हैं बेटा, तो उसको भी देखकर आपको मजा आ जाएगा। दूसरा एक और बात भाई, फीस लगेगी इस सेशन की। क्या फीस लगेगी सर? आपके जो जूनियर्स है ना, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं ग्रुप 1 की, उनको बोल देना भाई साहब ऑडिट का बैच स्टार्ट हो रहा है 21 मई से, लाइव फेस टू फेस, दिल्ली लक्ष्मी नगर, कपिल भाई की क्लास स्टार्ट हो रही है, पहुंच जाओ सब, ठीक है? बस इतना कर देना आप, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। लो जी, एक बार रीड करूं क्या? अच्छा, सभी स्टूडेंट मुझे बताएं क्या मुझे एक्सप्लेनेशन रीड करना है? अगर हाँ तो मैं रीड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बताओ, 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे बस। अरे सुदीप बेटा PDF दे दूंगा, पहले प्रैक्टिस तो कर ले यार। PDF पहले दे दी तो फिर मजा खत्म हो जाएगा ना यार। लो, ऑडिटिंग इन्वॉल्व एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू सिस्टम। इसको अगले पैराग्राफ में लिखना, सिस्टमेटिक, critical and special examination of the record of a business for specific purpose is termed as an investigation। ठीक है जी, आगे चलो। The purpose of audit to enhance the degree of confidence of intended user in the financial statement। सभी स्टूडेंट ध्यान रखना, अभी जब आप आंसर दोगे ना तो आपको आंसर कैसे देना है, आपने 2 लिखना है और उसका फिर आपने बताना है 2 का ट्रू, T लिख दोगे तो ट्रू और 2 का F लिख दोगे तो फॉल्स, ठीक है? तो नंबर जरूर लिखना है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, मैं 7th क्वेश्चन रीड करूंगा उसका ट्रू लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बताओ, द पर्पज ऑफ ऑडिट is to enhance the degree of confidence of the intended user in the financial statement। क्या यूजर का आप कॉन्फिडेंस रीड करते हो? क्या वो हमारा एक पर्पस होता है, क्या एक ऑब्जेक्टिव होता है? बिल्कुल सर होता है, डेफिनेटली होता है। तो क्या लिखोगे आप? ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव लिख दोगे और उससे बता दोगे कि भैया यूजर इस पे कंफर्ट लेता है, यूजर को कॉन्फिडेंस मिलता है एज पर ऐसे 200। मैं अगर एक लाइन एक बार रीड करूंगा वो दोबारा नहीं रीड करूंगा अगले क्वेश्चन में। Overall objective of the independent auditor and the conduct of audit in accordance with standards on auditing। The purpose of audit to enhance the degree of confidence of intended user in the financial statement। ये कैसे होता है? This is achieved by expression of an opinion by the auditor on whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework। जनरल बच्चा क्या करेगा, वो ऐसे 200 के हिसाब से पहले अपना ऑब्जेक्टिव लिखेगा, मतलब पहले ये वाली लाइन लिखेगा फिर ये वाला पार्ट लिखेगा। दैट इज कंप्लीटली फाइन, आपको जरूरी नहीं है पहले ICI के हिसाब से ये वाला लैंग्वेज लिखना है, आप पहले अपना ऐसे 200 के हिसाब से ऑब्जेक्टिव और ट्रू एंड फेयर व्यू की बात कर सकते हो, ओपिनियन की बात कर सकते हो, उसके बाद आप बोल सकते हो, ठीक है? आगे चलिए, थर्ड देखिए, ऑडिटिंग इज लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑडिट हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को करवाना होता है? थर्ड का आंसर आप बोलोगे सर फॉल्स, हर किसी को नहीं करवाना होता। किन किन को नहीं करवाना होता वो जरूर बताइएगा अपने आंसर के अंदर। ऑडिटिंग इज नॉट लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोप्राइटरशिप एंटिटी, पार्टनरशिप, फर्म एंड HUF। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फोर्थ, ऑडिटर ओपिनियन इज एन एश्योरेंस एज टू द फ्यूचर वायबिलिटी। ऑडिट भाई अच्छे क्वेश्चन पे ना मैं कुछ ना कुछ एक्टिंग करूंगा, आप समझ जाना। क्या कह रहे हैं? Auditor opinion is an assurance as to the future viability of the enterprise or the efficiency or effectiveness of with which the management has conducted the affair of the enterprise। बताओ जी, क्या हम future viability के ऊपर assurance देते हैं? क्या हम efficiency effectiveness के ऊपर assurance देते हैं? बिल्कुल भी नहीं देते हैं, कभी भी नहीं देते हैं। तो क्या कहता है, ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव लिखना कि आप क्या करते हो और उसी के अंदर बताना कि हम future viability और efficiency effectiveness मैनेजमेंट ने किस तरीके से काम किया, उस पर हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। आप अपना ऑब्जेक्टिव जरूर लिखना क्या है।
SA-200 overall objective of an independent auditor and conduct of audit in accordance with standards on auditing specially provide that auditor opinion cannot be assumed as an assurance as to the future viability of the enterprise or of the efficiency or effectiveness with which management has conducted the affairs of the enterprise. बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट है. आपने क्या ऐड किया, आपने रेलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नाम ऐड किया और नंबर और नाम ऐड किया है. ये है हमारे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव. द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस एंड रेलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इफ एनी इज टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैं इंपॉर्टेंट भी मार्क करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, या आखिरी में बता दूंगा इंपॉर्टेंट कौन से हैं. चलो जी, फिफ्थ देखो. अरे लाइक तो कर दे भाई और उनकी बहनों, भाइयों और उनकी बहनों. सर रीड मत करो, सागर एक बार कर देते हैं, बाद में जहां मेरे को लगेगी नहीं करनी जरूरत, जिन क्वेश्चन की मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी कि इसको रीड नहीं करते वहां छोड़ देंगे. ठीक है सत्यदीप, सागर सत्यदीप. टू मेंटेन एन एडिक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम इनकॉर्पोरेटिंग वेरियस कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. कह रहा है बहुत सारे कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ. मेरे पास जवाब आ गया है योगिता का, ईशांत का, सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है. दिस इज एब्सोल्युटली राइट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है. SA-200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव डाला क्या है, एंड कंडक्ट ऑफ, मैं ऑब्जेक्टिव रीड नहीं कर रहा. द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड द डिजाइन. अच्छा इसी में कंटिन्यू किया है क्या, आप ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव लिख दो, उसके बाद अलग पैराग्राफ में लिखना, 2 पैराग्राफ में लिखना क्या, management and where appropriate those charged with governance have responsibility for the preparation and presentation of the financial statement in accordance with the applicable FRF. This responsibility include chapter 4 का internal control का पार्ट डाल सकते हो. design, implementation, maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of financial statement that are free from material misstatement whether due to fraud or error. इसको भी मैं अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं अच्छे बता रहा हूँ उनकी एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करके चले जाना. ठीक है जी, चलो जी आगे चलो. द टर्म इंडिपेंडेंस इंप्लाई दैट द ऑडिटर शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट इंफॉर्मेशन. बताओ जी, इंडिपेंडेंस कह रहा है कि क्या है, इंडिपेंडेंस के अंदर हम क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को सपोर्ट करते हैं. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. सर इनकरेक्ट, यहाँ पे आप दोनों को एक्सप्लेन कर देना. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, दोनों ही एथिकल रिक्वायरमेंट का पार्ट है. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यह है कि क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन यू विल नॉट शो टू एनी थर्ड पार्टी. हाँ वो भी आप डाल सकते हो कि लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर यू कैन शो इट. और इंडिपेंडेंस का मतलब यह है कि डिसीजन मेकिंग आपको अपने हिसाब से लेनी है, बाइसनेस या किसी दूसरे के हिसाब से आपको एक्ट नहीं करना है. द रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट इन्फॉर्मेशन is one of the ethical requirement as an auditor must possess in terms of SA-200. The term independence implies that the auditor must be and appears to be free of any interest which is incompatible without his integrity. आप और further explain करना चाहो, definitely you can do that. ये ICAI स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है जहाँ पे explanation थोड़ा सा कम है. आगे चलो 7 देखिए. और एक और बात ध्यान से सुनो सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट ये अभी MCQ देख रहे हैं, अभी करेक्ट इनकरेक्ट देख रहे हैं, एक पेपर पेन लेके बैठो. जो क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो रहा है ना, वो बस नंबर लिख लेना. चैप्टर 1 लेट्स से क्वेश्चन नंबर 7. तो जब ये पीडीएफ आएगी ना, वो क्वेश्चन आपको दोबारा याद रखना है. जो सही हो रहा है बस उसे छोड़ते हुए चलो. ठीक है आगे चलो. ऑडिटर इज एबल टू ऑब्टेन ओनली रीजनेबल एश्योरेंस ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट. बताओ आप इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से रीजनेबल एश्योरेंस लेते हो, जल्दी बताओ. ऑडिटर इज एबल टू ऑब्टेन इनहेरेंट रीजनेबल एश्योरेंस. सर बिल्कुल सही बात है, हम रीजनेबल एश्योरेंस ही लेते हैं. क्योंकि आप फाइनेंशियल के अंदर जजमेंट इन्वॉल्व होता है, एस्टिमेशन इन्वॉल्व होता है, फ्रॉड फैक्टर हो सकता है. दूसरा सर हम सैम्पलिंग बेस पे भी काम करते हैं. इन सब चीज़ों और ऑडिट एविडेंस में मेरे परसुएसिव नेचर के होते हैं. 5 रीजन आप लिख सकते हो अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर. जजमेंट होता है, टेस्ट चेकिंग होता है, इनहेरेंट लिमिटेशन होता है, परसुएसिव नेचर भी होता है. ठीक है जी आगे चलो. An unqualified opinion in an audit report is a guarantee as to the future viability of the company. Unqualified opinion मतलब true and fair view का मतलब ये है कि आप फ्यूचर वायबिलिटी पे गारंटी दे रहे हो. सेम क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा, बस लास्ट लाइन चेंज हो जाएगी. मैंने ऊपर आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया था क्या ये क्वेश्चन, अभी देख लेता हूँ बेटा, क्योंकि ये मेरे को इंपॉर्टेंट मार्क करवाना है. हाँ करवा दिया था, 4th क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने मार्क करवा दिया था. जो इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं बेटा, उसको राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, याद रखना. बताना फिर ये नहीं बोलना सर आपने बताया नहीं था, पिटूंगा देख लो पकड़ के. ठीक है इनकरेक्ट. ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने ऑलरेडी ऊपर कवर कर लिया है. हो राधे राधे. इस टाइम कुछ मत करना भगवान. 10
ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंड बाय द क्लाइंट टू द ऑडिटर। बताओ जी, एंगेजमेंट लेटर किसके लेटर हेड पे बनता है, जल्दी बता दो। 9th का एंगेजमेंट लेटर सर ऑडिटर अपने लेटर हेड पे बना के क्लाइंट को भेजता है। चलो जी चलो आगे चलो, सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है ये। और निधि, निधि बेटा क्या कर रही हो, सबका ठीक है बस आपको अकेले को छोड़कर। क्लास में दिखाया भी था मैंने एंगेजमेंट लेटर तो खोल के, याद है? मैं नाम मिटाना भूल गया था, फिर नाम मिटा रहा था लाइव क्लास में। गाइडेंस नोट आर मैंडेटरी इन नेचर। गाइडेंस नोट मैंडेटरी है क्या? नहीं सर, रिकमेंडेटरी होता है। गाइडेंस नोट एक्सप्लेन कर देना, फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट है। द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू 0, चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। बताओ जी, ये स्टेटमेंट बताओ, 11th का बताओ जी, 11th है ना? हाँ 11th बताइएगा। 11th का सबसे पहले जो सही जवाब दिया है वो दिया है ईशांत ने। ईशांत के लिए तालियां। उसके बाद सभी बच्चे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सभी का बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है सर। ऐसे 200 बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, हम अपना ऑडिट रिस्क कभी भी 0 नहीं कर सकते। इसको भी मैं रीड करूंगा और आप बच्चों के लिए इसे इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा। 11 नंबर। As per essay 200, overall objective of the independent auditor and the conduct of audit in accordance with standards on auditing, the auditor is not expected and cannot reduce audit risk to 0 and cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statement free from material misstatement due to fraud or error। भाई एक कला समझो, ये पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है। मैं ऊपर भी ऑलरेडी बोला था आपको, सिर्फ आपको नाम और नंबर ऐड किया है, ये आपका आंसर है। क्यों? इनहेरेंट लिमिटेशन। आप 2-4 इनहेरेंट लिमिटेशन भी डाल सकते हो अगर आपका टाइम है और आप कर सकते हो तो। दिस इज बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट विच रिजल्ट इन मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑफ द ऑडिटर ड्रॉ कंक्लूजन आर बेसिस ऑन द ऑडिटर ओपिनियन बीइंग परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। परसुएसिव एविडेंस होते हैं, इसने एक लिया है, आप 2-3 और लिमिटेशन ऐड कर सकते हो। 12 देखिए यार, वीडियो तो लाइक कर दो यार, अब तो दिल पे लग रही है बात ना, 1000 बच्चों से कम है लाइक्स। और जो बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं बेटा, फटाफट देख लेना, छोड़ना मत। The auditor compare the entries in the books of account with the vouchers and if two agrees his work is done। बताओ बेटा, एक बात बताना, इस पे मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा क्योंकि जजमेंटल क्वेश्चन है। द ऑडिटर कंपेयर द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कह रहे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री को कंपेयर करो वाउचर के साथ, अगर दोनों मैच हो जाए ना, एग्री हो जाए, आपका काम खत्म। बेटा एंट्रीज को मैच करना, बताओ ऑडिट प्रोसीजर में क्या बोलते हैं? आइदर इट्स ए वाउचिंग और वेरिफिकेशन। कपिल सर आपने ना खून में डाल रखा है ऑडिट, ये वाउचिंग है, टाइम पास नहीं करो। अच्छा वाउचिंग है मतलब ट्रांजैक्शन की वाउचिंग कर रहे हो। कौन कौन सी एजर्शन लगेगी सर? इस पे हमें एग्री भी करना पड़ेगा, रिलायबिलिटी भी देखना पड़ेगा, ऑथराइजेशन भी देखना पड़ेगा। सिर्फ एग्रीमेंट से बात नहीं बनेगी, पर्पस भी देखेंगे हम। याद है मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर ही 2 बच्चे आगे बुलाए थे, मैंने कहा ये मैनेजमेंट है, उसके पीछे फाइनेंशियल है, एंट्री तो हमेशा मैच करेगी, हमें आगे वाली चीजें देखनी है। बिल्कुल बढ़िया, तो वो याद करो, मेरी पहली क्लास एक्टिंग करके दिखाई थी जिसके अंदर auditor responsibility is not restricted to comparing the books of account with vouchers only but also to determine reliability of annual statement of accounts along with the truth and fairness। जिन बच्चों का ये कंसेप्ट ढीला था वो इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। जिनका कंसेप्ट ढीला था, कंसेप्ट ढीला था, कुछ बच्चे ना कुछ और ही सुनते हैं। आगे चलो। The primary objective of audit is to detect fraud and error in the financial statement। बताओ जी सर, ये तो साफ पता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा फ्रॉड डिटेक्ट करना नहीं है, ओपिनियन देना है 13 का। आगे चलते हैं 14th का। The basic objective of audit does not change with reference to nature, size or form of the entity। जल्दी बताओ, basic objective of audit will not change with reference to nature, size or form of the entity। ऑब्जेक्टिव जो है, बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो चेंज नहीं होगा। 14th का बताओ। मैं रुक गया बेटा, जहां मुझे आपके आंसर चाहिए ना वहां मैं रुक गया। 14th में ना 3 बच्चे मुर्गा बनेंगे तुरंत प्रभाव से, मैं नाम बता रहा हूं उन बच्चों के। बेटा हार्दिक मेहता, बेटा मुर्गा बन जा बेटा, तुरंत मुर्गे बन जाओ। प्रियांशु अग्रवाल, ठीक है, उसके अलावा सब बच्चों का ठीक है। उसके अलावा एक और आ गया, मुस्कान खान, कह रही सर मैं मुर्गा नहीं बनूंगी, मैं लड़की हूं। बेटा तुरंत प्रभाव से मुर्गा बनो, मुर्गा बनो बेटा, बराबरी की पेपर बराबर दोगी ना, मुर्गा बन जाओ। फोन नीचे रख लो, मुर्गा बनो, कुकड़ू को बोलो। मम्मी बोले बेटा क्या कर रही है, बोलना मम्मी मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। क्या मैं बोल रही हूँ? द बेसिक ऑब्जेक्टिव डज नॉट चेंज विद द रेफरेंस टू साइज। क्वेश्चन कह रहा है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज विद रेफरेंस टू नेचर, साइज और फॉर्म ऑफ द एंटिटी। मैं बोल रही हूँ चेंज हो जाता है, मैं बोल रही हूँ फॉल्स है स्टेटमेंट, मैं बोल रही हूँ चेंज हो जाता है। बेटा स्टैट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव कभी चेंज होता है क्या?
स्टैट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव कभी चेंज होता है क्या बेटा? कभी नहीं चेंज होता, चाहे आप छोटी कंपनी का ऑडिट करो, बड़ी कंपनी का करो, इवन अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का भी ऑडिट कर रही हो ना, मैंडेटरी नहीं है लेकिन फिर भी कर रही हो तो सेम रहेगा. Basic objective of auditing is to express an opinion on the true and fair view of the financial statement. Any change in nature, size or form and entity does not change the basic objective of the audit. हालांकि इसमें मैं बोलूंगा आप ऐसे 200 का पूरा ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करना, उसके बाद आप अपना सर गर्ल्स को मुर्गी बनाओ. हाँ गर्ल्स मुर्गी बन जाओ, चलो ठीक है गर्ल्स मुर्गी बन जाओ भाई, जिनका गलत था इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. उसके बाद क्या कहता है, एन ऑडिटर हैज नथिंग टू डू विद प्रूडेंस और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी. बताओ ऑडिटर को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिटेबिलिटी और इन बाकी सब चीजों से. बताओ स्टैट ऑडिटर को ये नालायक बंदा देख रहे हो, टॉप 10 क्रिएशन और कमेंट में कह रहा है कोकड़ों को. बताओ जी. हाँ जी बिल्कुल सही बात है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी से वगैरह से किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमारा काम है ट्रू एंड फेयरनेस चेक करना, एविडेंसेस ऑब्टेन करना, फाइनेंशियल पे इंश्योर करना. बिल्कुल ठीक है. जिन बच्चों का गलत था वो इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. देखो जिनका जो गलत आ रहा है अपना सीरीज ऑफ क्वेश्चन बनाते हुए चलो. अभी भी देखो आपने लाइक पूरे नहीं किए लाइव से. लो जी अगला पढ़े. एंगेजमेंट लेटर नीड नॉट बी एंटर्ड फॉर ईच ईयर फॉर द पीरियड ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट. कह रहे नीड नॉट एंटर फॉर ईच ईयर. कह रहे जरूर बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको हर साल एंगेजमेंट लेटर क्रिएट करना. ऐसे 210 का क्वेश्चन है और मैंने बताया था इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है. जल्दी बताओ. क्वेश्चन नंबर 16 बताओ. नीड नॉट एंटर. अच्छा मतलब एक बार जो बना दिया वही चला लोगे 6 साल. नीड नॉट एंटर एक बार जो बना दिया वही चला लोगे 6 साल तक. हाँ कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी कंडीशंस नहीं है जिसकी वजह से आपको एग्रीमेंट चेंज करना पड़ जाए. बताओ पेपर में बस यही गलती करोगे तुम और कोई गलती नहीं करोगे. कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पे आप चेंज कर सकते हो. बताओ बताओ बताओ. सर है तो फिर ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. देख लो कितने बच्चों का गलत है. ऐसे 210 का ऑब्जेक्टिव डाला, फिर कब कब आप एग्रीमेंट चेंज करते हो आपको वो डालना है. द ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड ए न्यू एंगेजमेंट लेटर और अदरवाइज एग्रीमेंट ईच पीरियड. हाउएवर सर्टेन फैक्टर्स like change in law, nature of business, client management, etc. may make it appropriate to revise the terms of the audit engagement or remind the entity of the existing terms. ठीक है आगे चलिए. The objective of audit is to obtain absolute assurance and to report on the financial statement. हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस है. ना बाबा ना. सर हम कैसा एश्योरेंस लेते हैं? सर रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं और इसमें ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव आपने एक्सप्लेन करना है, नथिंग एल्स. 18th देखिए. An auditor is considered to lack independence if the partner of the audit firms deal with share and security of the audited entity. दोबारा रीड कर लो क्वेश्चन, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है. An auditor is considered to lack of independence if the partner of the audit firm deals with share and security of the audited entity. 18th का बताओ. 17th का तो हर बच्चों का ठीक है, 18th का भी हर सभी स्टूडेंट का ठीक है. सबसे पहले जवाब जो आया 18th का वो आया है मेरे पास इनका साइली. ओके साइली. लो जी आपने ऑब्जेक्टिव डाल देना है. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस कंप्राइज बोथ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड अपीयरेंस. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस में अकर इफ द ऑडिटर और हिज रिलेटिव इज हैविंग एनी फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट ऑफ द एंटिटी. अब एक बच्चा पूछेगा सर क्या इसमें कंपनीज एक्ट का भी रेलेवेंट सेक्शन डाल सकता हूँ क्या? आंसर इज यस, आप बिल्कुल डाल सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो. उसके बाद चलिए 19th का देखिए. The basic objective of audit does not change with reference to nature, size और form of the entity. ये काट लो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन गलती से दोबारा रिपीट हो गए, ये हटाओ. चलो जी कैसा लगा चैप्टर 1? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे चैप्टर 1 कैसा लगा. और इसी के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं चैप्टर 2 की. मार्क्स बताओ अपने. हर स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएगा कितने गलत हुए. 1 रॉन्ग, 2 रॉन्ग, 3 रॉन्ग, जैसे ऐसे कमेंट करके बताओ मुझे. अगर रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हो तो भी कमेंट कर देना सर 3 रॉन्ग, मेरे को पता तो चले आप कितने पानी में हो. 1 रॉन्ग, ऐसे अपने रॉन्ग लिखो कितने रॉन्ग आए. मैं देखूं कौन है हमारी यहाँ पे चीता कौन है. सर खड़े हो जाओ बस आप एक बार, और कुछ नहीं मिल रहा तुम लोगों को. चैप्टर 2 के क्वेश्चन देखिएगा साथ साथ. चैप्टर 2 के क्वेश्चन देखिएगा, फिर आपको बताना है करेक्ट इनकरेक्ट. मैंने शॉर्ट पहना है. ओके जी. लो जी
SA 315 has a purpose to establish standard to form procedures to be followed to have an understanding of the entity and environment. बताओ जी, SA 315 कहता है establish कर लो, ये standard establish करता है to form procedure to be followed to have an understanding of the entity and environment. बताओ जी कौन सा SA का नाम नंबर भी बता देना. अच्छा वो तो नीचे ही आ रहा है. SA सर जंप करो, जंप. क्या बात है, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो तुम. 1 का बताओ, चैप्टर 2 के 1 का. द स्टेटमेंट इज करेक्ट. बिल्कुल सही बेटा, राधिका गुप्ता, बहुत बढ़िया बेटा, सही खेल रही हो. स्टेटमेंट इज करेक्ट. SA 315 आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट. कैसे लोगे? डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये बस आपने SA 315 का नाम लिखना है. SA 315 का नाम है ये ओनली. ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी स्टूडेंट. ये चैप्टर 4 का है, हाँ गलती से आ गया है. सेकंड देखिएगा, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी ओके एंड द डिटेल ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरी डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल प्रोसेस but are closely interrelated since change in one may result in consequential changes to the other. चैप्टर 2 का आपका एक कंसेप्ट है, आपने इसका आंसर देना है और वो कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देना है. श्री लाडली जू आ गई है भैया, श्री लाडली जू. बेटा अपना नाम लिखो. स्टेटमेंट इज करेक्ट ना, पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देना. ठीक है, चैप्टर 2 के जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना आपकी किताब में 3-3 लाइन के, वो सारे इंपॉर्टेंट है करेक्ट इनकरेक्ट के लिए. फिर ना कहना बताया नहीं था. ठीक है, once the overall audit strategy has been established, an audit plan can be developed to address the various matter identified in the overall audit strategy, taking into account the need to achieve the audit objective through the efficient use of the auditor resource. The establishment of the overall audit strategy and the detailed audit plan are not necessarily discrete. और क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लो, आपने ऑब्जेक्टिव बता दिया. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कॉपी पेस्ट. ठीक है जी. थर्ड का देखिए, establishing an overall audit strategy that sets the scope, timing and direction of the audit and that guides the development of audit plan is a prerogative of the management. बताओ भाई, मैं कह रहा हूं आपने प्रेरोगेटिव का मतलब भी नहीं बताना तो भी फर्क नहीं पड़ता. आंसर बताओ. आंसर बताइए. आकांक्षा गुप्ता का मेरे पास सबसे पहले आप आंसर आया है. हाँ जी अपलोड होगा, सलोनी अपलोड होगा, लेकिन रिकॉर्डेड में मजा नहीं आएगा. अभी लाइव देख लो बेटा. अच्छा, जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं उनको क्या क्वेश्चन समझ आया? जो भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं क्या उनको क्वेश्चन समझ आया? नहीं भैया, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई साहब, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. मार्क कर लो. कह रहे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट का काम नहीं है. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना और डेवलपमेंट ऑफ प्लान ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लानिंग का पार्ट है. थोड़ी सी इंग्लिश ऊपर नीचे आ जाए, हम सब गांव वाले बच्चों की वो हवा निकल जाती है. एज पर SA 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान इज द पार्ट ऑफ द ऑडिट प्लानिंग एक्टिविटी. ठीक है, ये ऑडिटर का काम है. ठीक है, ठीक है जी. आगे चलो. क्वेश्चन नंबर 3 जिन बच्चों का गलत है मार्क कर लेना. प्लानिंग इज ए डिस्क्रीट फेस ऑफ एन ऑडिट. बताओ जी, प्लानिंग इज एन डिस्क्रीट फेस ऑफ एन ऑडिट. बताओ. ये भी वही चैप्टर 2 का छोटे छोटे कंसेप्ट का एक पार्ट आ गया. सर नो, अभी आपने ऊपर भी बताया है प्लानिंग इज नॉट ए डिस्क्रीट फेस ऑफ एन ऑडिट बट रादर ए कंटिन्यू एंड इटरेटिव प्रोसेस. क्योंकि जैसे ही कुछ खत्म होता है अगला स्टार्ट होता है, जैसे ही पीछे वाला काम स्टार्ट होता है अगला स्टार्ट हो जाता है. 5th देखिएगा, मटेरियलिटी का क्वेश्चन है. ICAI स्टडी मटेरियल में चैप्टर 2 में, इसलिए यहाँ डाला है. Materiality for the financial statement as a whole. ठीक है, and if applicable the materiality level or level for a particular class of transaction, account balance or disclosure does not need any revision. तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर बाद में देना. पहले मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसका मतलब क्या है मुझे ये बताइएगा, फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. डज नॉट नीड एनी रिविजन. 2 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने. जो मैंने हाईलाइट पोर्शन किया है इसका मतलब क्या है बाबू, ये भी बताओ. अरे जल्दी, अरे जल्दी 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 बताओ बेटा. परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, क्या बात है. नीरज का सबसे पहले मेरे पास कमेंट आया, सर ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बात कर रहा है. कह रहा हूं उनमें किसी भी तरह की रिवीजन की जरूरत नहीं होती. पागल बात कर रहा है. अगर हमें ड्यूरिंग ऑडिट कुछ भी मिले, ऐसी सिचुएशन सर्कमस्टांस जो कि पहले हमारे पास जो डिसीजन थी उससे वेरी करती है, न्यू इन्फॉर्मेशन आए, ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग में कोई भी चेंज होता है, तो हमें हमारा मटेरियलिटी रिवाइज करना पड़ेगा. आगे चलो. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड द डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क. बेटा इसको सभी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. इस वाले क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे.
ठीक है। 6th को सभी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड द डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क। बताओ जी, मटेरियलिटी एंड द डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क में डायरेक्ट रिलेशन है, बताओ फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे देखो थोड़ा सा डिस्कशन आएगा वहां मैं स्लो करूंगा। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड द ऑडिट रिस्क, जल्दी बताइएगा। 6th का सर, देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड द ऑडिट रिस्क। इसके 2 एग्जांपल है, दोनों सुनो। अगर रिस्क मेरा ज्यादा है, अगर रिस्क मेरा ज्यादा है, रिस्क मेरा ज्यादा क्या है, रिस्क मेरा हाई है, तो चेकिंग क्या करोगे, हाई और लो? सर चेकिंग करेंगे ज्यादा, मोर चेकिंग। रिस्क ज्यादा, मोर चेकिंग। तो एक देसी तरीका बताना, मटेरियलिटी का नंबर छोटा रखोगे बड़ा रखोगे? सर मटेरियलिटी नंबर विल बी लेस। क्यों? क्योंकि फिर अपन उससे ऊपर के सारे अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। एक तो तरीका हो गया ये समझने का। दूसरा हमारे आईसीआई का बिल्कुल देसी तरीका, वो कहता है सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हाँ सर सुनाइएगा। कहता है एक बात बताओ, 100 रुपए के फ्रॉड करना, 100 रुपए के छोटे अमाउंट के फ्रॉड होना के चांस ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है, उसमें मिसस्टेटमेंट होने का चांस ज़्यादा मिलेगा या लाख रुपए का फ्रॉड होने का चांस ज़्यादा मिलेगा? सर छोटे वाले अमाउंट का फ्रॉड के रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा होंगे बड़े के विपरीत। तो उसने अपने क्वेश्चन में ये वाला एग्जाम्पल लिया है। लो जी, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मैं सीधा रीजन पढ़ रहा हूं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना सभी स्टूडेंट। The higher the materiality level, the lower of the audit risk and vice versa. Inverse relation. For example, the risk that एक ऐसा risk that a particular account balance or class of transaction could be misstated. कह रहे एक ऐसा risk कि कोई account misstated हो by an extremely large amount, बहुत बड़ी amount से कोई misstatement हो, ऐसा risk बहुत कम होता है। But the risk that it could be misstated by an extremely small amounts may be very high. ठीक है, स्मॉल अमाउंट के अगेंस्ट हाई रिस्क बता रहा है, हाई रिस्क हाई ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट कम रिस्क बता रहा है। देसी तरीके से आपको समझा रहा है, आप टेक्निकल तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है जी, चलो जी, चैप्टर 2 में कितने सही आए आपको बताओ, कितने गलत किए आप लोगों ने, कितने गलत किए जल्दी बताओ चैप्टर 2 में आप लोगों ने। रिजल्ट बताओ अपना फटाफट से, अब स्पीड बढ़ेगी थोड़ी सी। कितने गलत किए बेटा? गुरुजी हवा में प्रणाम। भाई प्रणाम तो प्रणाम होता है ना, हवा में प्रणाम और कैसे प्रणाम होता है? गुरुजी हवा में प्रणाम, कमाल है मेरे भाई। लो जी आगे चलो। चैप्टर 3 ऑल करेक्ट, 1 रोंग 2 रोंग 1 रोंग 2 रोंग। लो जी चलो। इंस्पेक्शन कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट ए प्रोसेस और प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म बाय अदर्स। कह रहा है इंस्पेक्शन का मतलब है लुकिंग एट ए प्रोसेस और प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म बाय द अदर्स। नहीं सर, इंस्पेक्शन का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स को देखना, तो आपने इंस्पेक्शन भी पूरा एक्सप्लेन करना है। फिर ये लुकिंग एट द प्रोसेस क्या होता है बेटा? सर ये ऑब्जर्वेशन होता है, तो आपने इंस्पेक्शन भी एक्सप्लेन करना है, ऑब्जर्वेशन भी एक्सप्लेन करना है, और आप गुड टू गो। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे सभी स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है सर, कर लिया। परचेज इनवॉइस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल इनवॉइस। कैसी बातें करते हो सर? परचेज बाहर से कर रहे हैं तो बाहर का एक्सटर्नल इनवॉइस हो गया, तो आपने यहाँ दोनों एक्सप्लेन करने हैं। आपने दोनों, अभी देखो इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं है, आपने दोनों एक्सप्लेन करने हैं। व्हाट आर द इंटरनल एविडेंस, व्हाट आर द एक्सटर्नल एविडेंस, दोनों के एग्जांपल देना पेपर में आए तो। तीसरा, सफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। सर सबको पता है सफिशिएंसी जो है क्वांटिटी है, क्वालिटी जो है वो एप्रोप्रिएटनेस है, दोनों। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको इग्नोर करो, आपने दोनों कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन करना है टू स्कोर 2 मार्क्स। फोर्थ देखिए, ये बड़े आसान थे इसलिए मैंने फटाफट निकाल दिए। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में बी डिफाइन एज एन ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग, करेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द अजर्शन लेवल। बताओ भैया सब्सटेंटिव प्रोसीजर है क्या ये? बताओ जरा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर है क्या ये? फोर्थ का बताओ जरा। फोर्थ का नहीं सर, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं है, ये कॉम्प्लायंस प्रोसीजर है। तो अब आप क्या करोगे? कॉम्प्लायंस प्रोसीजर तो दे दिया, तो बस नाम लगा के कॉम्प्लायंस डाल दोगे, लेकिन आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी एक्सप्लेन करना है कि सब्सटेंटिव क्या है। टीओसी दे दिया, टीओडी एक्सप्लेन कर देना। टीओडी मतलब सब्सटेंटिव। ऐसे 330 डिफाइन सब्सटेंटिव प्रोसीजर एज ए ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू डिटेक्ट ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द अजर्शन लेवल, और फिर उसने कॉम्प्लायंस प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर दिया। फिफ्थ देखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना सभी स्टूडेंट। इस तरह के क्वेश्चन भी आईसीआई आजकल अच्छे क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से फ्रेम कर सकता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर ऐसे 570, ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। किसके लिए लेते हो, मैं क्या बताऊं, अबाउट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ कंसिस्टेंसी अजम्पशन इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताओ ऐसे 570 किसके ऊपर है सर, ऐसे 570 गोइंग कंसर्न पे है, तो हम गोइंग कंसर्न के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेते हैं, ना कि कंसिस्टेंसी ऑफ अजम्पशंस के लिए लेते हैं। तो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। जिन बच्चों का गलत था वो मार्क कर लेंगे। तो सिंपल आप क्या लिखोगे, हम एविडेंसेस लेते हैं गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए लेते हैं ठीक है, ना कि अजम्पशंस के लिए लेते हैं, इसके लिए नहीं लेते, ठीक है। 6th देखिए, इफ द ऑडिटर बिलीव दैट कंसर्न विल नॉट कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, मतलब कंपनी विल नॉट कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, ही शुड इशू डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो आपको डिस्क्लेमर देना चाहिए। आप ये कंक्लूड कर रहे हो कि कंपनी नहीं चलेगी, तो आपको क्या देना चाहिए, डिस्क्लेमर देना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करोगे सर, ऐसे केस में तो हम क्वालिफाई या एडवर्स देंगे। डिस्क्लेमर क्यों देंगे सर, क्योंकि मैं बिलीव कर रहा हूं ना मैं सीधा आखिरी लाइन में मार्क कर रहा हूं, क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन जाएगा, ठीक है। 7 देखिए, इफ इंटरनल कंट्रोल इज सेटिस्फैक्ट्री, अगर आपके कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री हैं, एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस। बेटा आप ऐसे के अंदर पढ़ते हो, अगर इंटरनल एविडेंस पे कंट्रोल अच्छे हैं तो इंटरनल एविडेंस भी रिलायबल होते हैं। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट करते हुए आप लिखोगे, एज पर ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस दैट इज जनरेटेड इंटरनली इज इंक्रीज व्हेन द रिलेटेड कंट्रोल्स इंक्लूडिंग दोज ओवर इट्स प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस इम्पोज बाय द एंटिटी आर इफेक्टिव। ये क्वेश्चन भी आप एक अच्छी क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हो। चैप्टर 3 के क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। मैनेजमेंट सर्टिफिकेट ऑब्टेन बाय द ऑडिटर इज इनफ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। जल्दी बताओ, मैनेजमेंट सर्टिफिकेट ऑब्टेन बाय द ऑडिटर इज इनफ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। मैनेजमेंट सर्टिफिकेट इज इनफ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, जल्दी बताओ। 8th क्वेश्चन, 8th का क्वेश्चन क्या करोगे आप, 8th फॉल्स। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन मतलब मैनेजमेंट सर्टिफिकेट मतलब मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सर फॉल्स है, ऐसे 580 का ना मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर जो होता है वो एक सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस होता है। हमें बाकी कोरोबरेटिव एविडेंस, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने होते हैं। एज पर ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, द रिप्रेजेंटेशन रिसीव फ्रॉम मैनेजमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑडिट एविडेंस। हाईलाइट हो भाई, आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑडिट एविडेंस तो है, but they do not constitute sufficient appropriate audit evidences. Auditor is required to seek corroborative audit evidence from other source inside or outside the entity to evaluate whether such representation are reasonable and are consistent with other evidences. Representation received from management cannot be substitute for other audit evidence that the auditor could reasonably expect to be available. तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे सभी स्टूडेंट। चलो जी, ऐसे 580 इज रिलेटेड टू मटेरियलिटी। सर कैसी बातें करते हो, ऐसे 320 मटेरियलिटी है, 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, दोनों बताओगे। ऑडिट वर्किंग पेपर टू बी केप्ट एटलीस्ट फॉर 3 years। बताओ जी, ऑडिट वर्क पेपर 3 साल के लिए रखते हो, 7 साल के लिए रखते हो? सर 7 साल के लिए रखते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। ये था हमारा 10th। 11 देखिए, टेकिंग मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इज ए कन्वीनियंट, इकोनॉमिकल एंड इक्वली एक्सेप्टेबल ऑडिटिंग मेथड even where the direct access by auditor to audit evidence is possible। बताओ, कह रहे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लो, आसान है, सस्ता है, जल्दी मिल जाएगा। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा जो मैंने आपको 8th का एक्सप्लेनेशन बताया है, सेम एक्सप्लेनेशन कॉपी पेस्ट करके आप इनकरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कर रहा। 12 देखिए, बिल्कुल सही है बेटा, कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा वहां मैं रुकूंगा। इट इज नो पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ड्यूटी। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। It is no part of subsequent auditor duty to verify the opening balance of ledger account of current year। Subsequent auditor मतलब आप पहले ऑडिटर हो, अब नए आए हो। On the basis of balance sheet audited by previous auditor। बताओ, कह रहा है आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पिछले ऑडिटर की बैलेंस शीट जो उसने ऑडिट किया उसके ऊपर। एसए नंबर बताओ कौन सा है, एसए नंबर 510 है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, जो बोलता है आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस पे कि भैया ओपनिंग बैलेंस के अंदर किसी भी तरह की कोई मटेरियल में स्टेटमेंट ना हो। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। Initial audit engagement opening balance state that in conducting an initial audit engagement, the objective of the auditor with respect to opening balance is to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether opening balance contain misstatement that materially affect the current period financial statement। 13th का देखिए,
A company which has been unable to negotiate borrowing from its banker claim that it will be able to as a going concern. बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? A company which has been unable to negotiate borrowing from its banker claim that it will be able to continue as a going concern. 13 का बताओ, 13 का बताओ। एक कंपनी है, वो बैंकर के साथ अपनी बोरोविंग नेगोशिएट नहीं कर पा रही है और वो कह रही है मैं कंटिन्यू रहूंगी, गोइंग कंसर्न मेरा कंटिन्यू रहेगा। देखो सभी बच्चों ने फटाफट से अपना आंसर दे दिया। नमन का आंसर मेरे को ज़्यादा लॉजिकल लगता है। नमन ने कहा सर दिस इज ट्रू। कैसे भाई? मान लो अगर मैं किसी बैंकर से मेरी बोरोविंग नहीं नेगोशिएट कर पा रहा हूँ किसी भी रीज़न से, भाई बैंकर नहीं है रेडी, तो इसका मतलब ये कैसे हुआ कि मेरी कंपनी बंद हो जाएगी? किसी भी रीज़न से हो सकता है ना ये तो। भाई मान लो मेरे फाइनेंसिस आज ठीक नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बैंकर से नेगोशिएट कर रहा हूँ, बैंकर नहीं मान रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। हाँ, अगर ऑडिटर को ये लगे कि मैं नेगोशिएट भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार है और भी बहुत सारे इवेंट और कंडीशंस हैं दैट कैन इम्पैक्ट माई गोइंग कंसर्न, तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज थोड़ी ना। तो इसमें दोनों आंसर दे सकते हो आप, ट्रू भी दे सकते हो और फॉल्स भी दे सकते हो, दोनों में आपका एक्सप्लेनेशन अलग रहेगा। ठीक है, लो जी। स्टेटमेंट विल बी कंसिडर ट्रू, ट्रू कंसिडर कर लेंगे कब? इफ आफ्टर अप्लाइंग द प्रोसीजर इन स्टेटेड इन एसए 570 गोइंग कंसर्न ऑडिटर कंक्लूड दैट इनएबिलिटी ऑफ कंपनी टू नेगोशिएट बोरोविंग फ्रॉम बैंकर्स इज ड्यू टू द रीजन अदर देन कंपनी फाइनेंशियल वीकनेस। कंपनी की फाइनेंशियल का वीकनेस का रीजन नहीं है, कोई और रीजन है। अदरवाइज द स्टेटमेंट विल बी कंसिडर एज फॉल्स एज देयर विल बी सफिशिएंट डाउट ओवर द एबिलिटी टू कंपनी एज ए गोइंग कंसर्न विदाउट द फाइनेंशियल सपोर्ट और विदाउट द फाइनेंशियल लिक्विडिटी। तो दोनों ही इसमें आप अपनी रीजनिंग के हिसाब से आंसर दे सकते हो। काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने मार्क कर दिया। 14th देखिए, द ऑडिटिव फर्म हैज नो राइट टू कंपेल द ऑडिटर टू प्रोवाइड कॉपीज ऑफ द वर्किंग पेपर्स। बताओ, ऑडिटिव फर्म जिसका आप ऑडिट कर रहे हो हैज नो राइट टू कंपेल द ऑडिटर टू प्रोवाइड कॉपीज ऑफ द वर्क पेपर। तो वर्क पेपर की प्रॉपर्टी ऑफ द वर्क पेपर जो है ना, उस कंसेप्ट को अच्छे से करके जाना, करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है, वो पूरा उठा के डाल देना। सबसे पहले आंसर आया उदित गर्ग का, बिल्कुल बेटा बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लेन यहाँ पे थोड़ा सा कम है, मैं कहूँगा आपको पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, ओनरशिप के ऊपर confirmation received by the auditor directly from third party are conclusive evidence in support to the transaction। थर्ड पार्टी से जो हमें कंफर्मेशन मिली है वो एक conclusive audit evidence है। जल्दी बताओ, conclusive audit evidence होता है क्या सर? वो नहीं सर, वो conclusive नहीं होता, persuasive audit evidences होते हैं, conclusive evidence नहीं होता। दो पैराग्राफ में आपको अपने आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, compliance procedure, a test designed to obtain audit evidence as to completeness, accuracy, validity of data produced by the accounting system। बताओ जी, compliance procedure के अंदर कह रहा है कि हम देखते हैं completeness, accuracy, data की validity नहीं। तो ऊपर आ गया था कंप्लायंस की डेफिनेशन दी थी, सब्सटेंटिव लिख दिया था, यहाँ पे सब्सटेंटिव की डेफिनेशन दे रहा है और कंप्लायंस लिख रहा है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन है। ठीक है, जो पहले आपने देखा था क्वेश्चन, उसका जस्ट क्या है, ये अपोजिट क्वेश्चन है। कंप्लायंस प्रोसीजर की डेफिनेशन लिख देना और ये कॉपी पेस्ट करके सब्सटेंटिव भी लिख देना। ठीक है, 17th देखिए 17th क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो गया, क्वेश्चन अलग है, एक्सप्लेनेशन पार्ट आपका कॉमन रहेगा। Branch auditor of a company should give photocopy of his work paper on the demand by the company auditor। ब्रांच का जो ऑडिटर है, अगर मैं लीड कंपनी में पेरेंट कंपनी का ऑडिटर हूं, तो अगर मैं उससे डॉक्यूमेंट मांग रहा हूं तो ब्रांच का ऑडिटर मुझे दे दे। बताओ 17th का बताओ। 17th का फॉल्स क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी वर्क पेपर जो प्रॉपर्टी है वो ऑडिटर की होती है। बट यस, आप यहाँ पे राइट ऑफ पेरेंट कंपनी ऑडिटर, लीड जो ऑडिटर है उसके राइट्स लिख सकते हो। भाई आप जाके विजिट कर सकते हो, स्पेशल इंक्वायरी कर सकते हो, वर्क पेपर डिमांड नहीं कर सकते, आप उस पर रिलाय कर सकते हो। कौन सा स्टैंडर्ड है बेटा? स्टैंडर्ड बता सकते हो कौन सा है? सर स्टैंडर्ड है एसए नंबर 600, अगर आपको याद हो तो एसए नंबर 600 आता है ब्रांच ऑडिटर के वर्क पेपर्स के रिगार्डिंग, या उसका काम जब हम यूज करते हैं उसके रिगार्डिंग। लो जी, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। As per SA 230, audit documentation state that unless otherwise specified by law or regulation, audit documentation is the property of auditor। तो ये property of auditor वाला कंसेप्ट ना अच्छे से करके जाना, इसमें कोई कुछ छोड़कर मत जाना, ये इंपॉर्टेंट है। He may at his discretion make portion of the work papers available to client. The main auditor of the enterprise do not have right of access to the working paper of the branch auditor। इसको इंपॉर्टेंट में मार्क कर लो भाई।
ठीक है, जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ वो अपना देख लेना अच्छे से, राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेना। In the case of a company, the statutory auditor has to consider the report of the branch auditor and has right to seek clarification or visit the branch as is deemed necessary to do so. For the performance the duty as an auditor can rely on the work of another auditor without having any right of access to the work papers in the other auditor. या आप essay नंबर कोट करना चाहो, आप essay नंबर 600 भी कोट कर सकते हो if you want। ठीक है जी। 18th देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड शो ट्रू एंड करेक्ट व्यू। नहीं सर, फाइनेंशियल, अब देखना एक क्वेश्चन देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो ट्रू एंड करेक्ट व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। यहाँ पे ऑडिटर की बात ही नहीं हुई, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हुई है, तो आप क्या लिखोगे? गलत। सेक्शन 129 बोलता है बैलेंस शीट और पी&एल जो है वो सिर्फ ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएंगे, ना कि ट्रू एंड करेक्ट व्यू दिखाएंगे। ठीक है। 19th देखिए, An auditor is bound to provide copies of the work paper to the CEO of the company. ऑडिटर कह रहा है अपने वर्क पेपर कंपनी को देगा। वही अगेन दोबारा क्वेश्चन आ गया किस पे? ओनरशिप ऑफ द वर्क पेपर, प्रॉपर्टी ऑफ द वर्क पेपर आ जाएगा, किसी को नहीं देगा लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट को छोड़कर। 20th आ जाओ, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस। बताओ जी, कह रहे ऑडिटर को देनी चाहिए अनक्वालिफाइड ओपिनियन, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू, अगर मैं ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पा रहा हूं तो। 20th का बताइए फटाफट। 19th का सभी स्टूडेंट का बिल्कुल ठीक है, 20th का बता दो। 20th का बिल्कुल उदित का सबसे पहले आया इस बार भी, बाकी स्टूडेंट का भी आ गया। बिल्कुल सही सर, हमें लेने ही पड़ेंगे, अदरवाइज मैं क्वालिफाई करूंगा अपनी ओपिनियन को। ठीक है जी, हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस लेने ही पड़ेंगे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एज टू द क्वालिटी ऑफ इन्वेंट्री इज सब्स्टिट्यूट फॉर वेरिफिकेशन। ये सेम क्वेश्चन आ गया WR का, तो WR वाला सेम एक्सप्लेनेशन कॉपी पेस्ट कर देना। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एज टू द क्वालिटी ऑफ इन्वेंट्री इज सब्स्टिट्यूट फॉर वेरिफिकेशन, इस सब्स्टिट्यूट फॉर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज जस्ट एन एविडेंस, इट इज नॉट ए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, हमें कोरोबोरेटिव एविडेंस लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, सेम एक्सप्लेनेशन डालना ऊपर वाला ही। वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट एंड इट कंटेन क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। तो आप देख रहे हो बेटा, वर्किंग पेपर के ऊपर जो वर्किंग पेपर की प्रॉपर्टी है, दो क्वेश्चन देख लो भैया, जो भर भर के बार बार ICAI पूछ रहा है अलग अलग तरीके से। एक तो वर्किंग पेपर की प्रॉपर्टी, दूसरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कह रहा है एज एन ऑडिट एविडेंस कि आप भैया इसको एज ए ऑडिट एविडेंस ही मान लो। ये दो क्वेश्चन कितनी बार आ चुके हैं, मैंने एक बार मार्क कर दिया ताकि आप एक्सप्लेनेशन लिख सको। सब्सटेंटिव प्रोसीजर डू नॉट टेस्ट द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट। कह रहा है सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर आप बैलेंसेस को टेस्ट नहीं करते हो। डू नॉट टेस्ट द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। बताओ सब्सटेंटिव प्रोसीजर डू नॉट टेस्ट द बैलेंस ऑफ अकाउंट। फॉल्स सर, करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर कंप्लाइज ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल। टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंस, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन दोनों ही आ जाता है। 24th देखिए, 24th देखिएगा, इवैल्यूएटिंग रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। जो आपका ये एविडेंसेस है ना, हाउ टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, इसके अंदर दो कंसेप्ट ध्यान से, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अच्छे से करके जाना सभी इंटर के स्टूडेंट। एक इंक्वायरी एक्सप्लेनेशन के साथ और एक इंस्पेक्शन। फिर ना कहना कपिल सर बताया नहीं था, उसके अंदर 5-6 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट को अच्छे से करके जाना। इंक्वायरी और इंस्पेक्शन इंटीग्रल पार्ट है, बिल्कुल है जी, क्योंकि इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट एज एन ऑडिट एविडेंसेस। एक्सप्लेनेशन दबा के करना। वन ऑफ द टेक्निक यूज फॉर गैदरिंग एविडेंसेस इज सब्सटेंशियल रिव्यू। कोई अपने पास कोई ऐसी टेक्निक है क्या जिसके नाम के साथ रिव्यू आता हो? ये कह रहा है कि एविडेंसेस लेने की एक टेक्निक है सब्सटेंशियल रिव्यू। आप बताओ कौन सी टेक्निक है वो? आप बताओ कौन सी टेक्निक है वो? क्या सब्सटेंशियल रिव्यू करके हमारे पास कोई टेक्निक है क्या? 25th का 25th का आंसर दो। क्या सब्सटेंशियल रिव्यू करके वी हैव एनी टेक्निक? जल्दी बताओ बेटा। 25th, डू यू हैव एनी टेक्निक बाय द सब्सटेंशियल रिव्यू? सब्सटेंशियल रिव्यू गलत सर। तो कौन सा रिव्यू हमारे पास? सर हमारे पास जो रिव्यू है वो कौन सा रिव्यू है? एनालिटिकल रिव्यू है। कौन सा रिव्यू है? एनालिटिकल रिव्यू है। सब्सटेंशियल रिव्यू करके कुछ भी नहीं है। ये अंजलि ने सबसे पहले बताया है, बहुत बहुत बधाई हो अंजलि। उसके बाद एक स्पेशल टुडे करके आ रहा है, आज के लिए स्पेशल है वो, उन्होंने भी सही बताया है। 26th देखिए, इट इज नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट।
क्या आपको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन करना है? बिल्कुल करना है सर, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को कर देना एक्सप्लेन। कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे सर। बताओ जी, आउट ऑफ 26 थे ना, आउट ऑफ 26 कितने सही आए? मैं अब 2 मिनट कर ले रहा हूं ब्रेक। 3 चैप्टर के हमने करेक्ट इनकरेक्ट कर लिए। नाउ विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। जल्दी बताओ किसके कितने सही आए। रॉन्ग कितने थे बस वो बताना, जैसे 1 रॉन्ग 2 रॉन्ग, इस तरह से जैसे आप पहले बता रहे थे। 23 राइट हुए हैं। अरे भाई चैट तो थोड़ा स्लो कर लो, स्लो करो, स्लो करो। घनश्याम के 23, प्रियांशु के 24, सही है बेटा, बहुत सही जा रहे हो। और ध्रुव के 2 गलत हुए हैं, 2 से 3 गलत हुए हैं। तो आई होप आपने वो नंबर लिख लिए हो, ताकि जब ये पीडीएफ आए तो आप उनको एक बार देख सकते हो। मयंक तिवारी बेटा थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करो। और ये बच्चे क्या नाम है इनका, संदीप साहू, बेटा आपके भी 4 से 5 गलत हैं, 1 या 2 गलत हो तो चल जाएगा। अभिषेक त्रिपाठी, अभिषेक बेटा क्या कर रहे हो? अभिषेक बेटा, श्रेयांश 20 सही है, 20 गलत है। ठीक है, 2-3 वाले ठीक है। आकाश गुप्ता बेटा आप भी ध्यान दो, जिनके 4 से ज्यादा गलत है वो थोड़ा सा ध्यान दें कंसेप्ट पे, और देखें कि आपके वो कंसेप्ट क्यों गलत थे। चलो जी, अब करेंगे चैप्टर नंबर 4। थैंक यू श्रेयांश गोयल, तुमने ये नहीं बोला हवा में उड़ते हुए, घर से पाए लागू। लो जी लो। चैप्टर नंबर 4 देखिएगा। ये ऐसे 315 वाला क्वेश्चन ऑलरेडी चैप्टर 2 में आ चुका है, वी ऑलरेडी कवर्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर में एक्सटेंड इवन बियॉन्ड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कह रहे हैं इंटरनल ऑडिटर का जो स्कोप है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ऊपर बढ़कर है। बिल्कुल सही बात है जी। इंटरनल ऑडिटर से आप इंटरनल कंट्रोल भी मॉनिटर करवा सकते हो, ऑपरेटिंग भी करवा सकते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लॉ एंड रेगुलेशन, रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस। आपके चैप्टर 4 में एक्टिविटीज के नाम से क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ट्रू क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन देखिए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे बी डिफाइंड एज द रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड सब्सिक्वेंट टू ऑडिट। बताइए जी, रोमम का मतलब है रिस्क देखना मटेरियल मिसस्टेटमेंट का सब्सिक्वेंट टू ऑडिट। थर्ड का सर ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? सब्सिक्वेंट नहीं सर, प्रायर टू ऑडिट देखते हैं कपिल सर, सब्सिक्वेंट थोड़ी ना देखेंगे, प्रायर टू ऑडिट देखते हैं, प्रायर टू ऑडिट, ठीक है। आगे देखिए, इंटरनल कंट्रोल कैन प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, जबकि आपको पता है मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल लगाती है टू गेट एन रीजनेबल एश्योरेंस, नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ठीक है जी। आप क्यों? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल की भी सर इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, 2-4 इनहेरेंट लिमिटेशन आप इंटरनल कंट्रोल की भी यहाँ पे डाल देना। थक गए हो क्या? थक गए हो क्या भाई? इनहेरेंट इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क हैव द सेम मीनिंग। सर कैसी बातें करते हो? ऑल 3 हैव डिफरेंट मीनिंग। आप तीनों को 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, IR और CR का कॉम्बिनेशन करके रिलेशन बता देना, रोमम बोलते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। अच्छा जी, नहीं सर, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। और इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन बता देना, इंटरनल कंट्रोल क्यों लगाया जाता है? टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। नहीं सर, ताकि ट्रांजेक्शन सारा इंटरनल कंट्रोल विल वर्क इफेक्टिवली थ्रू आउट द ईयर। आप ऑब्जेक्टिव भी बता सकते हैं। फोर्थ का ट्रू क्यों बोल रहे हो भाई? क्या नाम है इस बच्चे का? टन कंचन झा, ठीक है बेटा आपका भी। ईशांत, ठीक है बेटा, वो निकल गया बच्चा ऊपर। नो हाई जोश। शोभाना, थक गए हो क्या भाई? लो जी आगे चलो। सेवेंथ देखिएगा, एज पर सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्राइवेट कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। प्राइवेट कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स, प्राइवेट कंपनी को भी लगानी होती है। सभी बच्चे मेरे को अनलिस्टेड कंपनी की रिक्वायरमेंट बताएंगे। प्राइवेट कंपनी की तो स्क्रीन पे दिख गई आपको, 100 और 200 टर्नओवर। ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा भाई? टर्नओवर 200 आपको दिख गया यहाँ पे, कमाल है भाई।
टर्नओवर 200 दिख गया आपको? मुझे अनलिस्टेड की लिमिट बता दो फटाफट। एक बार मैं फाइल बंद करके ओपन कर रहा हूं, तब तक आप मुझे प्लीज बताइएगा अनलिस्टेड की। ईशांत ने बताई है मेरे को, लेकिन ईशांत इस तरह से नहीं बेटा, थोड़ा सा तो लिख के दो, 25, 50, 100, 200 तो ठीक है। DPLT। लो जी, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर आर ए गुड सोर्स ऑफ आइडेंटिफाइंग वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर जो है गुड सोर्स है वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप उसे इवैल्यूएट भी कर लेना ताकि आप उसका ओवरऑल फायदा उठा पाओ। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, statement is correct. Internal control questionnaire is a set of questions designed to provide a thorough view of the set of internal control in an organization. Evaluation through internal control question now forms an important part of any probable organization audit with the purpose of identification of weakness in internal control system. एक concept आपने किया होगा internal control questionnaire and internal control evaluation, वो जरूर देख कर जाना। उसके बाद The use of computer facility by a small enterprise may increase the control risk. ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना भाई, जजमेंटल क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ बच्चा इसमें अलग तरीके से आंसर लिख सकता है। क्या कहता है? The use of computer facility by a small enterprise may increase the control risk. बताओ, कंट्रोल रिस्क बढ़ सकता है क्या? यहां मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, बताइएगा जरा। बिल्कुल बढ़ सकता है सर। क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन हो सकता है सर, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी कर रहा हो, प्रोसेस भी कर रहा हो, तो फ्रॉड कर सकता है, हो सकता है अकाउंटिंग भी वही कर रहा हो। तो क्या कहता है? द यूज ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटी बाय ए स्मॉल एंटरप्राइज मे हैव द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज कंट्रोल रिस्क। फॉर एग्जांपल, इट इज कॉमन फॉर यूजर टू एबल टू परफॉर्म 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, जैसे इनिशिएट करना, एथोराइज करना, डेटा को एंटर करना, कंप्यूटर को ऑपरेट करना, प्रोग्राम एंड डेटा फाइल्स को चेंज करना। मतलब बहुत सारे मल्टीपल एक्सेस एक यूजर के पास हो सकते हैं, उससे रिस्क बढ़ जाएगा आपका। 10th देखिए, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। कोई रिलेशन नहीं है, आपको बताना है रिलेशनशिप है, ये स्टेटमेंट गलत है। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क का डायरेक्ट रिलेशन है, जिसको आप रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट बोलते हो। रोमम और डिटेक्शन रिस्क का इनवर्स रिलेशन है, डेफिनेशन आप डाल देना किताब के, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? अगर आप गलत कर रहे हो तो प्लीज अपनी लिस्ट बनाते चलना। द असेसमेंट ऑफ रिस्क इज ए मैटर ऑफ कैपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट। जो हम रिस्क एसेस करते हैं बेटा, बताओ क्या उसको आप प्रिसाइसली मेजर करते हो, या वो मैटर है हमारा एक प्रोफेशनल जजमेंट का? सर, assessing the risk is a matter of professional judgment rather than matter of capable of precise measurement. 11th का आपका wrong रहेगा, incorrect रहेगा। The assessment of risk is based on audit procedure to obtain information necessary for that purpose and evidence obtained throughout the audit. It is a matter of professional judgment rather than a matter capable of precise measurement. किताब की डायरेक्ट लाइन है, कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। कंट्रोल रिस्क इज द, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लास में भी 2 बार बताया था, आई से बहुत बार पूछता है ये वाला क्वेश्चन ना। कंट्रोल रिस्क इज द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ एन अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन टू मिसस्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेट विद द अदर मिसस्टेटमेंट इन अदर बैलेंसेस और क्लास एज्यूमिंग दैट देयर वर नो रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल। बताओ जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया अंजलि, बहुत बढ़िया बेटा। सर, इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन दी है, सस्पेक्टेबिलिटी तो आपने बस इनहेरेंट रिस्क करना है, लेकिन देखो अब आंसर है ना, मैं इसे कोई इनकम्प्लीट आंसर मानता हूं। आपने क्या करना है? कंट्रोल रिस्क को भी एक्सप्लेन करना है 2 लाइनों के अंदर, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 3rd देखिएगा, द टर्म इंटरनल ऑडिट, ठीक है, इज डिफाइन एज द चेक ऑन डे टू डे ट्रांजेक्शन। बताओ, यहीं से बता दो आंसर। इंटरनल ऑडिट का डे टू डे ट्रांजेक्शन चेक करता है। याद है मैंने आपको एक कंसेप्ट करवाया था, इंटरनल चेक। इंटरनल चेक के अंदर हम डे टू डे ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं, जहां पे एक बंदे का काम ऑटोमेटिकली दूसरा बंदा कर लेता है, ठीक है। तो आपने यहां पे इंटरनल चेक को भी एक्सप्लेन करना है, इज एन इंटरनल चेक, और आप इंटरनल ऑडिट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट की भी डेफिनेशन आप डाल सकते हैं। तो 13th का क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इंटरनल ऑडिट वर्सेज इंटरनल चेक के ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ है। 14th देखिए, फ्रेमवर्क few members of the board of director oppose the appointment of Mr. N, an employee of the company, as an internal auditor, stating that Mr. N is not a chartered accountant and further he is an employee of the company. कुछ employee board of director कह रहे हैं भैया एक employee इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकता क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं है और दूसरा एम्प्लॉय भी है। बताओ सेक्शन 138 क्या कहता है? सर, इंटरनल ऑडिटर कैन बी ए नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है, कोई भी क्वालिफाइड पर्सन हो सकता है, और दूसरा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या सॉरी ही कैन बी एन एम्प्लॉय एज वेल। तो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेक्शन 138 को कोट करते हुए आप अपना आंसर लिख लेना।
15th देखिए, इंक्वायरी अलोन इज सफिशिएंट टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। कह रहा है इंक्वायरी अलोन इज सफिशिएंट। सर बिल्कुल गलत, इंक्वायरी के साथ हमें इंस्पेक्शन करना ही पड़ेगा। जो हम इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हैं सिर्फ इंक्वायरी से बात नहीं बनेगी। हो सकता है मैं रीपरफॉर्म करूं, हो सकता है मैं इंस्पेक्शन करूं, हो सकता है कंट्रोल को ऑब्जर्व करूं क्लाइंट के पर्सन के साथ। ठीक है जी, ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर था ये हमारा? चैप्टर नंबर 4। 15 क्वेश्चन हमने किए चैप्टर 4 से। बताइएगा कितने गलत थे आपके? 15 में से बताइए कितने गलत थे आपके, जल्दी बताओ बेटा, फिर आगे बढ़ना है। फटाफट से बताइए, हाउ मेनी रॉन्ग यू हैव अटेम्प्टेड आउट ऑफ 15? 1, ईशांत का 1, मंशु के 2, शुभम गर्ग के 3, आदित्य के 2, सूरज के 2 हैं गलत, प्रियांशी बेटा 3, क्या बात है, कुछ स्टूडेंट के 15 आउट ऑफ 15 भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार। चैप्टर 5 पे आ जाइए, चैप्टर 5 पे आ जाओ फटाफट से। थक जाओ तो भी मुझे बता देना, हम अगले सेशन में ले लेंगे, रात वाले सेशन में आगे ले लेंगे। मेरा टारगेट था 10 चैप्टर करवाना, लेकिन अगर आपको लगे कि सर 1-1 घंटे के सेशन ठीक है, रात को करवा देना। 3 सेशन में सारे चैप्टर हो जाएंगे, 1-1 घंटे के 3 सेशन में सारे चैप्टर हो जाएंगे। तो आप बताओ अभी और आगे करवा दूं या अब रात को 7 बजे करोगे, फिर एक रात को 11 बजे ले लेंगे, तो 3 सेशन में सारे चैप्टर खत्म कर देंगे हम। आप बताओ, डू यू वांट मोर और 7 बजे मिले? भाई 4 बज गए, यू वांट मोर 7 और 8 पे दोबारा मिल लेंगे, फिर एक सेशन कल सुबह ले लेंगे। जल्दी बताओ, मैं पोल डाल रहा हूं, पोल पे बता दो, पोल पे बता दो, दिल मांगे मोर और एट द नाइट 8। जल्दी बताओ बेटा, क्योंकि एनर्जी और रीडिंग स्किल आपकी भी साथ साथ चलनी चाहिए। मैं तो तैयार हूं। रात को 8 बजे करोगे 1 घंटे का सेशन या अभी करवा दूं सारे? क्या बात, दिल खुश कर देता यारा। जल्दी जल्दी करो, करवाओ सर करवाओ। क्या बात है बेटा, ये मजा आ गया आज देख के ना। बच्चे अदरवाइज थक जाते हैं 1 घंटे के बाद, लेकिन आपने दिल खुश कर दिया यार। लो जी, फ्रॉड का चैप्टर आपके सामने शुरू हो रहा है, देखिएगा। While conducting the audit, auditor is concerned with fraud that cause a material misstatement in the financial statement. बताओ क्या कह रहा है? While conducting the audit, auditor is concerned with the fraud that cause a material misstatement in the financial statement. कह रहा है ऑडिटर ऐसे फ्रॉड से कंसर्न होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्रिएट कर सकें। बताओ जल्दी बताओ, फर्स्ट का जल्दी बताओ। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब फ्रॉड के क्वेश्चन आए तो तसल्ली से रीड करना। फर्स्ट का स्नेहा बेटा मुर्गा बनेंगे आप, फॉल्स बेटा, क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी ना देखते हो मेरे बाबू, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी ना देखते हो आप। ये आंसर कैसे लिया इसने? ऑडिटर इज कंसर्न विद द फ्रॉड दैट कोज ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे हिसाब से ऐसे पता नहीं कैसे काम कर रहा है, या तो ये ओनली वर्ड आना चाहिए था यहाँ पे। क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत करते हो यार तुम, क्योंकि मैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट से भी तो इम्पैक्टेड होता हूं मेरे भाई। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट से भी तो हम लोग इंपैक्टेड होते हैं ना। बट ऐसे कह रहा है सही। अच्छा शायद मैं जो बोल रहा हूं, देखो यार 2 चीजों में ना इसे बहुत गेम प्ले करता है। मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं आईसीआई कैसे गेम प्ले कर रहा है। देखो शायद मैं आईसीआई को सही बोलते हुए आईसीआई की स्ट्रेटेजी आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना एक बार। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से है, वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट, ऑडिटर इज कंसर्न विद फ्रॉड दैट कोज ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर वो मिसस्टेटमेंट क्रिएट करता है तो आप उससे आपको इंपैक्ट होता है। आंसर आ गया ट्रू। अगर यहां पे मान लीजिए सिर्फ ओनली वर्ड आ जाए, ओनली वर्ड आ जाए, जिस भी क्वेश्चन में आपको ओनली वर्ड दिखे ना, जिस भी क्वेश्चन में आपको ओनली वर्ड दिखे, उस क्वेश्चन पे आप रुक जाना, उसका आंसर रॉन्ग रहेगा, फॉल्स रहेगा। मैं आपको भी बता रहा हूं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दूसरा क्या रहेगा। अभी 2-4 क्वेश्चन शायद आ भी जाए इस वाले सेशन में, तो आपने ये जरूर देख लेना है। ठीक है, तो ये ट्रू है, तो इसको आप नोट कर लेना। मैं इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज ना हो जाए।
बिल्कुल सही है, चलो जी आगे चलो। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रेस्ट विद ऑडिटर। सर ये तो बिल्कुल गलत है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है। ऐसे 240 द प्राइमरी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रेस्ट विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऐसे 200 को कोट करते हुए डाल देना। फ्रॉड मीन्स मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और कैश एंड आर्टिफिशियली मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स बाय मैनेजमेंट। बताओ, अब देखो दोनों कंडीशन कवर की इसने। फ्रॉड मीन्स मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और कैश, मिस एप्रोप्रिएट करना, ठीक है, एंड आर्टिफिशियली मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, दोनों चीजें कवर कर ली, तो इसका ट्रू होना चाहिए, इसका ट्रू है, दोनों ही चीजें इसने कवर कर ली। फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल अमंग मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, एम्प्लॉय और थर्ड पार्टी involving use of deception to obtain an unjust or illegal advantage. The auditor is concerned with fraud that cause a material misstatement in the financial statement. Two types of intentional misstatement are relevant to the auditor. Number one, resulting from fraudulent financial reporting or misappropriation of asset. पहले वाले क्वेश्चन में ओके उसने ये वाली लाइन उठाई है सिर्फ आपकी, उसने नीचे वो गया ही नहीं आगे फर्दर कंसेप्ट पे, इसलिए वो ट्रू है। आगे चलो, फ्रॉड इज मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन एरर। बिल्कुल सही है। क्यों सर? क्योंकि प्रॉपरली प्लान करके किया जाता है, क्योंकि प्रॉपरली प्लान करके किया जाता है ऑर्गेनाइज स्कीम्स के द्वारा। फ्रॉड कैन बी टर्म्ड एज एन इंटेंशनल एरर। क्या फ्रॉड को आप इंटेंशनल बोलोगे? बिल्कुल सही, फ्रॉड को इंटेंशनल बोलेंगे सर। अरे यार, ऐसे 240 द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो भाई पूरा नाम लिख रहा है। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर क्या सिर्फ ऐसे का नंबर लिख दें क्या 240? देखो आईसीआई देखो क्या कर रहा है, नंबर भी लिख रहा है और पूरा नाम भी लिख रहा है। तो अगर आप लिख सकते हो तो पूरा नाम लिखना पेपर में। डिफाइन द टर्म फ्रॉड एज इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल अमंग मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, एम्प्लॉय और थर्ड पार्टी इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। आगे देखेगा, ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग 20 लाख रुपीज। सेक्शन 143(12) को आप एक्सप्लेन करना। 20 लाख का फ्रॉड होगा तो किसे रिपोर्ट करोगे वो भी बताना, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कब करोगे 1 करोड़ से ऊपर के फ्रॉड वो भी रिपोर्ट करना। दोनों ही चीजें आपको बतानी है 2 पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। सेवेंथ देखिए, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रेस्ट। ये क्वेश्चन रिपीट है बेटा, इसको रिमूव कर लो, ठीक है। 8th देखिएगा, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपको मान के चलना है, पेपर में ध्यान रखना है। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओनली इन्वॉल्व मैन्युपुलेशन, फाल्सिफिकेशन और अल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैन्युपुलेट करना, अल्टरेशन करना, कह रहा है वो ओनली इन्वॉल्व, फ्रॉड के अंदर सिर्फ ये इन्वॉल्व होता है फ्रॉम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। आंसर क्या रहेगा? अब रहेगा फॉल्स। जबकि अगर आप पेपर में रीड करोगे ना तो आपको पता है आंसर क्या निकल के आएगा? आपके मन से निकल के आएगा ट्रू, आपके मन से निकल कर आएगा ट्रू। इस क्वेश्चन को आप आराम से देख लो, आपके मन से निकल कर आएगा भैया ट्रू, लेकिन भैया ओनली वर्ड है। इसके अलावा अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी गलत अप्लाई कर सकते हो आप, ओमिशन भी कर सकते हो, ये भी रीजन हो सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 9th देखिए, व्हेन एन ऑडिटर आइडेंटिफाई ए मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड। ऑडिटर को एक मिसस्टेटमेंट मिली रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड, it is his responsibility to communicate it to the regulatory and enforcement authority apart from those charged with governance। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अमाउंट नहीं लिया तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कब कब आप किसे किसे रिपोर्ट करते हो, ऐसे 240 को कोट करते हुए पूरा। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज रीड करके जाइएगा, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है इसको इनकरेक्ट कर दें, लेकिन ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे अमाउंट खुद इंट्रोड्यूस कर लेना अपने आंसर के अंदर, जो आपने ब्लड में कंसेप्ट डाल दिया, जहां ओनली वहां फॉल्स। मोहित कह रहे हैं जहां ओनली वहां फॉल्स, लेकिन उसका रीजन तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कैन बी अकम्प्लिश बाय एम्बेजलिंग रिसीट्स। कह रहे हैं मिस एप्रोप्रिएशन आप एसेट कर सकते हो रिसीट्स को एम्बेजल करके। अब देखो आई से इसका आंसर यस लेगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली नहीं है, अगर ओनली होता तो फॉल्स कर देते। देखिए आंसर में क्या लिया आईसीआई ने, इनकरेक्ट। ये आईसीआई भाई प्ले कर रहा है, मेरे साथ, या आप बच्चों के साथ भी प्ले करेगा। यहां देख रहे हो उसने यहां बोल दिया नहीं, यहां मल्टीपल रीजन होगा वो बोल रहा है। तो मार्क कर लो भाई इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लो कि एम्बेजलिंग रिसीट्स के अलावा बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फिजिकल एसेट चुराना, पे करवाना जो सर्विसेज हमने नहीं ली, पर्सनल एसेट को यूज कर लेना। यहाँ पे ओनली नहीं भी है, उसके बाद भी।
ठीक है। अब देखो अगर बच्चा पेपर में लिखेगा तो इसको ट्रू बोल देगा। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कैन बी का मतलब आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर इज करेक्ट, बट उसने लिख दिया इनकरेक्ट। अब यहाँ पे ओनली नहीं है, तो ये आईसीआई के क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है, मैं आपको बता दूं। ये आईसीआई खत्म, टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है खत्म, टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। ये आईसीआई के अंदर फ्रेमिंग गलत है, पुराने क्वेश्चन है, चले हुए आ रहे हैं, बस चलते हुए आ रहे हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है ना, यहाँ लिख दूं क्या मैं, फ्रेमिंग इशू लिख देता हूं मैं, फ्रेमिंग इशू, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भैया ये आईसीआई ने कांड कर रखे हैं हमारे साथ। लो जी आगे चलो। मेरे को लग रहा था कि आईसीआई गेम खेलेगा यहाँ पे। एज पर एस 240 मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड ओनली। देखो भाई क्यों खेल रहा है भाई आईसीआई, बच्चों का जजमेंट, बच्चों की इंग्लिश क्यों चेक कर रहे हो भाई तुम, बच्चों के कंसेप्ट चेक करो ना यार। इज पे खेल रहे हो, ओनली पे खेल रहे हो, एंड पे खेल रहे हो, कुछ और भी चेक कर लो, किसने बनाए हैं ये क्वेश्चन। एज पर एस 240 मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड ओनली। नहीं भैया, फ्रॉड के अलावा भी आ सकती है, एरर से भी गलती हो सकती है। तो फ्रॉड इज एन इंटेंशनल, एरर इज अनइंटेंशनल। तो ये ओनली वाला तो अपने है ना यहाँ पे दिल में डाल लो। सही बच्चा, एक इंजेक्शन फिल करेंगे बेटा, इंजेक्शन में डालो क्या ओनली, और अब मारो अपने दिल के अंदर पेन और डाल दो इसके अंदर, ओनली को डाल दो पूरा, कि ओनली आएगा तो हम कर देंगे मामला सेट। लो जी 12 देखिए। लो जी 12. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than the risk of not detecting one resulting from error. ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट लाइन है। The primary objective of audit is to detect fraud and error in the financial statement. ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, ऊपर आ चुका है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा ओपिनियन देना होता है ऐसे 200 के हिसाब से, तो यहाँ ऐसे 200 एक्सप्लेन करना और उसके बाद फ्रॉड के बारे में बताना। टीमिंग एंड लेडिंग इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट। बेटा टीमिंग एंड लेडिंग को पूरा एक्सप्लेन कर देगा, वो कैश पेमेंट को नहीं, कैश रिसीट्स को सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है। ये आपका 14 था। 15 देखिए, द ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 90 डेज ऑफ हिज नॉलेज ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड। ये आपको इनकरेक्ट करना है, पूरा रिपोर्टिंग एक्सप्लेन कर देना कि जब आपको पता चलता है तो आप सबसे पहले डायरेक्टर्स को बताते हो, उसके बाद रिप्लाई लेते हो, रिप्लाई 45 दिन में आता है, उसके 15 दिन में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते हो। तो पूरा एक्सप्लेन कर देना, रिपोर्टिंग तो करके ही जाना है, सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके फ्रॉड का, ठीक है। 16 देखिए, फ्रॉड अगेंस्ट द कंपनी शैल बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 45 डेज ऑफ हिज नॉलेज ऑफ द फ्रॉड। ये भी फॉल्स है बेटा। अब जिस दिन मैनेजमेंट से रिप्लाई आता है उसके 15 दिन के अंदर आप बताते हो, रिप्लाई नहीं आता है तो 45 दिन खत्म होने के बाद फिर नेक्स्ट 15 दिन के अंदर आप बताते हो। ये रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है। ये रिपीट क्वेश्चन है, इनको हटा दो। ये था आपका चैप्टर नंबर 5। अब मेरे को चाहिए 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर करेंगे कंटिन्यू, या भी बताओ क्लास बंद करें, जल्दी बताओ, आप बताओ जल्दी से। मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा वैसे तो चैप्टर 8 पे। 2 मिनट का ब्रेक लेके स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन विल स्टार्ट अगेन, क्योंकि हमारा मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा 8 चैप्टर होते ही। चलिए जी।
ये लो जी, हम आ गए हैं वापस से आपकी सेवा में हाजिर हैं। आ जाओ फटाफट से और ये बताओ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट रिवाइज कर रखा है क्या? जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। मजा आ रहा है क्या आप लोगों को? मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या बताना? बताओ भाई बताओ। और यार वीडियो लाइक कर दो, 1000 होने वाले हैं। देखो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में 1000 ही तो मांगे थे, थोड़ा सा रह गया तो उसको 1000 कर दो। चैप्टर 6 ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। लो जी, तैयार हो सभी बच्चे? लो जी लो, तैयार हो सब? फटाफट से बताओ सर बिल्कुल तैयार हैं आप, पेल दो बस। लो जी बेटा। ऑल ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट आर कॉम्प्लेक्स। सारे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं? नहीं सर, डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, आप कौन सा आईटी यूज कर रहे हो, उनके बेसिस पे डिपेंड करता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। भैया ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर फ्रॉड के और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के सारे क्वेश्चन दोबारा देखकर जाना पेपर में। Complexity of an automated environment depend on various factors like nature of business, level of automation, volume of transactions, use of ERP. There could be environment where dependency on IT and automated environment is relatively less or minimal and hence considered less complex or even non-complex. Question number 2 देखिए. In an audit of financial statement, the auditor should plan response to all IT risk. बताओ. Response to all IT risk. सर हम सारे आईटी रिस्क क्यों देखेंगे? सर हम वो आईटी रिस्क देखेंगे जो फाइनेंशियल से रिलेटेड होंगे, अदरवाइज हम बाकी सब नहीं देखेंगे। निकिता बहुत सही, निशा बिल्कुल ठीक बेटा। एम बेटा नाम तो पूरा लिख लो जिंदगी में। द ऑडिटर शुड प्लान रिस्पॉन्स टू दोज आईटी रिस्क दैट आर रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नॉट ऑल द आईटी रिस्क। जनरल आईटी कंट्रोल सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल जो है वो सपोर्ट करते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल को। बिल्कुल सही सर, वो एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करते हैं और बाकी बिजनेस फंक्शंस को भी सपोर्ट करते हैं, जितने भी मेरे जनरल आईटी कंट्रोल होते हैं। सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। ठीक है जी, ओवरऑल फंक्शनिंग और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में हेल्प करते हैं। इंक्वायरी इज ऑफन द मोस्ट एफिशिएंट ऑडिट टेस्टिंग मेथड बट लीस्ट इफेक्टिव। बताओ, इंक्वायरी जो है वो मोस्ट एफिशिएंट है बट लीस्ट इफेक्टिव है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंक्वायरी से आप पूरा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं ले सकते। आपको इंक्वायरी के साथ रीचेकिंग या इंस्पेक्शन इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। इंक्वायरी इज द मोस्ट एफिशिएंट ऑडिट टेस्ट बट इट गिव्स लिस्ट ऑडिट एविडेंस। मैंने बुक में एक चार्ट भी बना रखा है, याद होगा तो, जिसमें री परफॉर्मेंस नीचे है, ऊपर इंक्वायरी है, दोनों का एक मिक्स अप्रोच लेना होता है। बट इट गिव लिस्ट ऑडिट एविडेंस, देयरफॉर इंक्वायरी शुड बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर ऑडिट टेस्टिंग मेथड। ठीक है, अलोन इज नॉट सफिशिएंट। जनरल आईटी कंट्रोल आर डिजाइन टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए भैया हम एप्लीकेशन कंट्रोल लगाते हैं। अकाउंट्स के लिए जो भी कंट्रोल होंगे, सिस्टम में जो भी कंट्रोल होंगे, वो एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल होंगे, ना कि जनरल आईटी कंट्रोल होंगे। तो जनरल आईटी कंट्रोल आर पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स that relate to many applications and support the effective functioning of application control. Control designed to ensure integrity of accounting records system करेगा वो, are known as application IT control. ठीक है जी। Specialized audit tool like IDEA, ACL are required to perform data analytics, are required to perform DA. IDEA वगैरह क्या आप डीए में यूज़ करते हो? नहीं सर, बाकी जो भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल शीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये किताब की सारी डायरेक्ट लाइन ही उठाई हुई है आपकी, इनकरेक्ट। स्पेशलाइज ऑडिट टूल आर वेरी यूजफुल, ठीक है, बट नॉट ऑलवेज रिक्वायर और नेसेसरी टू कैरी आउट डेटा एनालिटिक्स। मोर कॉमन अवेलेबल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन लाइक MS Excel कैन ऑल्सो बी इफेक्टिवली यूज फॉर कैरिंग आउट डेटा एनालिटिक्स। 7th देखिए, the fundamental principle of an automated environment is the ability to carry out business with less manual intervention and more system driven. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है भाई? लेस मैनुअल इंटरवेंशन हो, मोर वर्क हमारा सिस्टम ड्रिवन हो। बात बिल्कुल सही है। The fundamental principle of an automated environment is the ability to carry out business, question copy paste, with the less manual intervention and more system driven. The complexity of business environment डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ ऑटोमेशन, जो कि पहले क्वेश्चन में भी आपने ऊपर देख लिया था। एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड
एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर क्या क्या आता है? इंक्लूड मैनुअल कंट्रोल ओनली दैट ऑपरेट एट ए बिजनेस प्रोसेस लेवल। क्या एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर सिर्फ मैनुअल कंट्रोल आएंगे? सर आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल भी आ सकते हैं। आप किताब से पढ़ लेना डेफिनेशन डायरेक्टली। बताओ भाई 8 में से कितने सही हैं आपके? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का देखते हैं किस बच्चे का कितना स्कोर करते हो, क्योंकि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ना कोई जजमेंट नहीं है, कोई गेम नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है तो आप दोगे, अदरवाइज नहीं। बताओ आउट ऑफ 8 हाउ मेनी रॉन्ग, जल्दी बताओ। तो दोनों ही आएंगे इसमें, ठीक है। 1 रॉन्ग है ईशांत का, बहुत सही है बेटा। फिर तो 6 करेक्ट हैं सिद्धार्थ के, ठीक है बेटा। 1 या 2 क्वेश्चन गलत है मोस्टली सभी स्टूडेंट के। तो बेटा जिनके ज़्यादा गलत है ना उनके लिए एक एडवाइस है, यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के नाम से, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, ठीक है। 7th देखिए भाई, 7th देखिएगा, जल्दी देखो। और 1000 लाइक कर दो यार लाइव सेशन के अंदर ही, मज़ा आ जाएगा। 900 प्लस हो गए हैं, 1000 कर दो, दिल खुश कर दोगे आप। लो जी, और पोल पे भी सभी बच्चों ने वोट किया, 93% प्लस बच्चों को मजा आ रहा है। इससे ज़्यादा जिंदगी में क्या चाहिए। लो जी, यूनिवर्स रेफर टू द एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच ए सैंपल इज सेलेक्टेड एंड अबाउट विच द ऑडिटर विशेस टू ड्रॉ कंक्लूजन। नहीं सर, एंटायर सेट ऑफ डेटा को हम पॉपुलेशन बोलते हैं, तो पहला आंसर गलत है। ये लो जी, entire set of data which a sample is selected and about which the auditor wishes to draw conclusion is known as population. Non statistical sampling, एक होती है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, एक नॉन स्टैटिस्टिकल। तो नॉन की बात कर रहा है। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज एन अप्रोच टू सैम्पलिंग दैट हैज द रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम एंड द यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवैल्यूएट सैम्पलिंग रिजल्ट इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क। ये कुछ वैसा ही नहीं जैसे आपने पहले किए हैं। सर ये स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की डेफिनेशन डाल के नॉन स्टैटिस्टिकल पेल रहा है, ठीक है, तो हटा दो इन। Non-statistical sampling is an approach to sampling that has the random selection of the sample item, use of probability theory. Statistical के रूल हैं ये तो। Statement is correct. ये क्या लिख रहा है भाई, ये आंसर गलत है क्या? एक बार पढ़ते हैं। Approach to sampling that has the random selection of sampling item and the use of probability theory to evaluate sampling result including measurement of sampling risk is a statistical approach. हाँ तो भाई ये गलत है भाई, यहाँ कहीं नोट तो नहीं लिखा ना। हाँ तो ये गलत है भाई, इनकरेक्ट है ये बेटा, ये इनकरेक्ट आएगा ना। एक तो ये पेन की बैटरीज खत्म हो गई हैं, ठीक है जी, असंभव। चलो आगे चलो, चलो जी। सैंपल्स नीड नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव। बेटा आप जब भी सैंपल निकालते हो, एंटायर सेट ऑफ डेटा जो है, जो भी आप सैंपल निकालोगे, दैट सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव। सर ये कहाँ हो रहा है, मतलब हमने गलत पढ़ा क्या? लो जी, रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, सिंपल किताब की लाइनें लिख देना, काम खत्म। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। बेटा इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे सभी स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप लिस्ट बना रहे हो तो लिख लेना। The objective of stratification is to increase the variability of item within each stratum and therefore allow sample size to be reduced without increasing sampling risk. बताओ सर, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों? जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है सर, उससे वेरिएबिलिटी जो है हम इंक्रीज नहीं डिक्रीज करते हैं, ताकि हम सैंपल सेलेक्ट कर सकें और ओवरऑल रिस्क को रिड्यूस कर सकें। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, रीड कर देता हूँ। स्ट्रैटिफिकेशन इम्प्लाई कन्वर्जन ऑफ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इंटू डिफरेंट पॉपुलेशन को आप होमोजीनियस में ग्रुप कन्वर्ट करते हो, नोन एज स्ट्रैटा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इज टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम विद इन ईच स्ट्रैटम एंड देयरफॉर अलाउ सैंपल साइज टू बी रिड्यूस विदाउट इंक्रीजिंग सैंपलिंग रिस्क, ठीक है। 5th देखिएगा, while auditing the accounts of a company it is obligatory that auditor must adopt sampling technique. It is obligatory that the auditor must adopt sampling technique. बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपका दिमाग ना चले और आप इसे गलत कर दें। 5th का बताइए मुझे आंसर। 5th का फॉल्स है सर। ऑडिटर को डिसाइड करना पड़ेगा किन एरियाज में वो सैम्पलिंग कर सकता है। देखो इफेक्टिव ऑडिट करना है, कंट्रोल बेस्ड सैम्पलिंग कर लो, लेकिन जरूरी नहीं है हर एरिया में या हर जगह में सैम्पलिंग करूँ।
मैं डिटेल सब्सटेंटिव पे भी जा सकता हूँ। इनकरेक्ट, इट इज नॉट ओब्लिगेटरी, ये ओब्लिगेटरी नहीं है दैट द ऑडिटर मस्ट अडॉप्ट सैम्पलिंग टेक्निक इन एन ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स, बट ही शुड इंश्योर दैट द रेलेवेंट SA 530 सैम्पलिंग हैज बीन फॉलोड। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडिटर if he decide to form his opinion on the basis of audit sampling using standards and technique which are widely followed and recognized। ये आपके फेवर में रहेगी लेकिन obligatory नहीं है। 7 देखिए, the method which involve dividing the population into group of item is known as block sampling। जब आप डिवाइड करते हो पॉपुलेशन को ग्रुप ऑफ उसके अंदर तो उसे क्या बोलते हो बताओ। सर ये स्ट्रैटिफिकेशन की ही डेफिनेशन आपने डालनी है। तो ये क्या बोल रहा है, हम ब्लॉक नहीं सर, ब्लॉक के अंदर कॉन्टिजियस आइटम को हम डिवाइड कर देते हैं, सिर्फ ग्रुप ऑफ आइटम में डालना है, तो ये स्ट्रैटिफिकेशन है। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू SA 530 ऑडिट सैम्पलिंग रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू 100% ऑफ आइटम विद इन ए पॉपुलेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस। नहीं सर, सैम्पलिंग का मतलब होता है अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम एंड टू ड्रॉ ए कंक्लूजन। ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है जी। 100% से कम पे लगाते हैं सर हम ऑडिट प्रोसीजर। 8th, एज पर SA 530 ऑडिट सैम्पलिंग रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन ए पॉपुलेशन ऑफ द ऑडिट रेलेवेंस सच दैट ऑल सैम्पलिंग यूनिट to have a chance of selection in order to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw conclusion about the entire population। 9th देखिए, when statistical sampling is used to select a sample, आपने statistical sampling को यूज किया है, sample need not be representative, आपका sample representative नहीं होना चाहिए because statistical sampling take care of the representation। नहीं भैया, हमारा सैम्पलिंग जो है रिप्रेजेंटेटिव होना ही चाहिए, उसी तरह से हमें सेलेक्ट करना है। सैंपल शुड बी सेलेक्टेड इन सच ए मैनर दैट इट रिप्रेजेंट ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज बीइंग सेलेक्टेड व्हाटएवर मे बी द अप्रोच नॉन स्टैटिस्टिकल और स्टैटिस्टिकल, द सैम्पलिंग मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव। ये था आपका सैम्पलिंग। टोटल क्वेश्चन 9 थे आपके। बताओ भैया कितने सही हुए कितने गलत हुए। एनालिटिकल प्रोसीजर, मॉड्यूल 1 का आखिरी चैप्टर। आ जाओ और 1000 कर दो भाई लाइक, अगर पॉसिबल है तो। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है वीडियो लाइक, वो भी कर दो। सर मैं भी कर दूं, मैंने ऑलरेडी कर दिया बेटा, वो फिर हट जाएगा। एक गलत है, लो जी। एज पर SA 520 द टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब मैं आंसर रीड नहीं करूंगा, वो आप बाद में रीड कर लेना PDF से। means evaluation of financial information through analysis of possible relationship among financial data only। incorrect, क्योंकि financial and non financial दोनों ही डेटा हम लोग देखते हैं, ठीक है। Auditor can depend on routine check to disclose all the mistakes or manipulation that may exist in account। routine check मतलब चीजों को एग्री करना, मैच करना। नहीं सर, सिर्फ रूटीन चेक पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। हमें आजकल एनालिटिकल की टेक्निक क्या थी, ट्रेंड एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट, रेशियो एनालिसिस, हमें इस तरह के एनालिसिस भी करने चाहिए और चीज़ों को, मिसस्टेटमेंट्स को वी कैन आइडेंटिफाई बाय अप्लाइंग द एनालिटिकल प्रोसीजर एज वेल। ओनली पर्पज, ओनली, देख रहे हो ये वर्ड ओनली ना बड़ा खतरनाक होता है, कभी आगे मिलेगा, कभी पीछे मिलेगा, कभी आखिरी में मिलेगा, कभी बीच में मिलेगा। Only purpose of analytical procedure is to obtain relevant and reliable audit evidence when using substantive analytical procedure। बेटा जब analytical procedure के साथ word substantive आ जाए, इसका मतलब है कि ये execution stage की बात कर रहा है। कह रहा है analytical procedure का पर्पज है evidence obtain करना, सिर्फ execution stage पे नहीं सर। analytical procedure में planning पे भी लगाता हूँ, execution पे भी लगाता हूँ, near the end of audit पे भी लगाता हूँ, तीनों ही stage पे लगते हैं। false, false। Analytical procedure are to be applied to obtain relevant and reliable audit evidence when using substantive analytical procedure, or to design and perform analytical procedure near the end of audit that assists the auditor when forming an overall conclusion as whether the financial statements were consistent with the auditor understanding of the entity। Analytical procedure are required in the planning phase only। फिर से planning, अब दोबारा से सेम आंसर कॉपी पेस्ट कर दो, ऊपर वाला ही लैंग्वेज ऊपर वाली ही कॉपी पेस्ट हो जाएगी ड्यूरिंग द ऑडिट और नियर द एंड। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप डिटेल में ही एक्सप्लेन करें। 5th देखिएगा, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आर जनरली लेस एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन दैट टेंड्स टू बी प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम। स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर भैया हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे ही लगाते हैं। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर मोर एप्रोप्रिएट व्हेन एन अकाउंट बैलेंस और रिलेशनशिप बिटवीन आइटम
and data are predictable. A predictable relationship is one that may reasonably expected to exist and continue over time. फिर आप क्वेश्चन की कॉपी लाइन को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा. Analytical procedure are unable to help the auditor in determining nature, time and extent of other audit procedure at the planning stage. सेम है कि प्लानिंग स्टेज पे वो अनेबल होता है. नहीं भैया, प्लानिंग स्टेज पे एनालिटिकल प्रोसीजर लगाकर हम एनटीई और फर्दर ऑडिट एविडेंस भी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी डिसाइड कर सकते हैं. एग्जीक्यूशन स्टेज पे भी हेल्प मिलती है. इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना. 6th को, एनालिटिकल प्रोसीजर इज ए पार्ट ऑफ रूटीन ऑडिट चेकिंग. बताओ, कह रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो एक रूटीन ऑडिट चेकिंग का पार्ट है. 7th अच्छा क्वेश्चन है. बताइए बताइए, क्या रूटीन चेकिंग का पार्ट है? फॉल्स, रूटीन चेकिंग का पार्ट नहीं है सर. इसके अंदर 4 अपनी अलग टेक्निक आती है. ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, प्लीज इसे भी मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट. भाई गला थक चुका है पूरा. ए मॉडलिंग टूल कंस्ट्रक्ट्स ए स्टैटिस्टिकल मॉडल. मॉडलिंग टूल आता ना, स्टैटिस्टिकल मॉडल. ए मॉडलिंग टूल construct a statistical model from financial data only of prior period of data only of prior accounting period to predict current account balance. कह रहे मॉडलिंग टूल क्या था? वो स्टैटिस्टिकल मॉडल था. A modeling tool construct a statistical model from financial and non-financial data of prior accounting period to predict current balance account. तो ओनली का तो आपको समझ गया भाई, जहां ओनली आ गया ना उसको हम सीधा इनकरेक्ट डाल देंगे और ढूंढेंगे कि क्या मिस कर रहा है क्वेश्चन. 9th का रीड कीजिए तब तक. $996 लाइक हो गए, क्या बात है. मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो बंद करने से पहले आप 1000 कर दोगे. आई लव यू सभी स्टूडेंट्स को. भगवान करे आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत अच्छे से अपने मार्क्स स्कोर करें. बहुत प्यार देते हो यार आप बच्चे. वो प्यार ही है जिसकी वजह से हम लोग भी लगे रहते हैं. लो, while designing audit procedure to address an inherent risk or what could go wrong, auditors should consider the nature of the risk of material misstatement in order to determine if a substantive analytical procedure can be used to obtain audit evidences. बताइए 9th का बताइए. While designing audit procedure, जब आप audit procedure डिजाइन करते हैं to address inherent risk or what could go wrong, auditors should consider the nature of the risk of material misstatement in order to determine if a substantive analytical procedure can be used to obtain audit evidences. बताइए. 1000 लाइक हो गए, बहुत. अरे भाई साहब 1021, एकदम से 22 बच्चों का दिल जागा कि भैया कर देते हैं. लव यू टू बेटा, डार्लिंग्स फॉरएवर कह रहे हैं सर. आई लव यू. बताइए भैया, ये बताइए अब जल्दी से. क्वेश्चन देख लीजिए और आराम से इसका आंसर बताइए मुझे. हमें एनालिटिकल प्रोसीजर को भी कंसिडर करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है. एक बच्चे का गलत जवाब था जिसकी वजह से मैं रुका था. वो कहाँ गया वो बालक? वो बच्चा कहाँ है? मयंक तिवारी का सबसे पहले जवाब आया था और बाकी सब बच्चों का बिल्कुल ठीक है. मयंक बेटा आपको प्लीज नोट डाउन करना होगा. While designing audit procedure to address an inherent risk or what could go wrong, auditors should consider the NTE of material misstatement in order to determine if a substantive analytical procedure can be used to obtain an audit evidence. When inherent risk is high, auditor needs to, risk आपका ज़्यादा होगा तो आप AP plus TOD दोनों लगा सकते हो. Auditor need to design test of detail to address the higher inherent risk. In case of higher inherent risk, audit evidence obtained slowly from substantive analytical procedure is unlikely to be sufficient. ऐसे केस में हम analytical procedure plus TOD दोनों लगा सकते हैं. ठीक है, आगे चलो. 10th देखिए. During the audit process, the auditor can easily identify all mistakes or manipulation that may exist in account through routine checking only. ये क्वेश्चन रिपीट है, सिर्फ रूटीन चेक नहीं भैया, आजकल हम सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगा रहे हैं. सभी बच्चे तालियों से स्वागत करेंगे. वी आर डन विद द मॉड्यूल नंबर 1. अब अगली क्लास में हम मॉड्यूल 2 को कवर कर लेंगे और दैट्स डन. तो आप मुझे बताइए
क्या वेदर इट विल बी फाइन फॉर यू कि अगर मैं ये पीडीएफ आपको सेकंड क्लास के बाद दूं? मैं चाह रहा हूं कि सेकंड क्लास के बाद मैं आपको ये पीडीएफ दूं। देखो आपने कर लिया, मार्क कर लिया, वीडियो अवेलेबल है कल को अगर आपको क्वेश्चन दोबारा आगे पीछे देखना है। लेकिन एक काम करते हैं, चलो मैं 8 चैप्टर तक की पीडीएफ दे देता हूं ताकि जिन बच्चों ने नहीं देखा है अभी तक, अगर वो देखना चाहें तो उनके लिए इजी हो जाएगा। सर वो भी तो स्क्रीन से देख सकते हैं। कांग्रेट्स फॉर द अवार्ड यू गेट, शेयर सम फीलिंग। देखो यार, जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है या जब कोई आपको रिकॉग्नाइज करता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो अवार्ड में कुछ भी मिले या कुछ भी, बस आपको कोई बोल देना यार कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो बहुत अच्छा फील होता है। मैं आपको फीलिंग तो क्या बताऊं, आपकी सारा जो भी आपका हार्डवर्क है, जो भी डे एंड नाइट का आपका मेहनत है। आज स्टूडेंट्स तो देखो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते ही करते हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा जितने भी टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं वो भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं बैकएंड में, क्योंकि वो सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो इट्स ए काइंड ऑफ स्टूडेंट लाइफ ही हम भी लोग भी जीते हैं, ठीक है। तो जब कोई अप्रिशिएट करता है ना, जब कोई रिकॉग्नाइज करता है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वो सब सेक्रीफाइस करना ना वर्थ इट है, और इस तरह का सेक्रीफाइस हम लोग करते रहेंगे तो बहुत अच्छा फील होता है भाई, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, आप इस बार भी ऑल इंडिया रैंक लेकर आएँ, तो इस तरह के अवार्ड्स और इस तरह का रिकॉग्निशन हमेशा मिलता रहेगा। देखो आप बच्चे बहुत प्यार देते हो, लेकिन जब जब दूसरा कोई हमारी फील्ड से रिलेटेड ना हो या आईसीआई, पता है आपको प्रेसिडेंट सर का भी फ़ोन आया था एक स्टूडेंट की क्लास के लिए। प्रेसिडेंट सर मेरी टीम के थ्रू मुझसे कनेक्ट किया और अपने किसी वो नॉन को मेरी ऑडिट की क्लास दे रहे हैं, इंटर के लेवल पे बता रहा हूँ मैं। सोचो ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। मतलब आईसीआई प्रेसिडेंट आपके टीम को फ़ोन करते हैं, वहाँ से आपका नंबर लेते हैं, आपको कांटेक्ट करते हैं और आपकी क्लास लेते हैं। मैंने बोला सर, मतलब दिल खुश हो गया आज मेरा। और एक और आईसीआई के काउंसिल मेंबर है बेटा, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने मुझे फ़ोन किया जब उनके परिवार की उनकी नेफ्यू थी, जब वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गई, तब मुझे उनका फ़ोन आया, अरे कपिल मुझे तो अब पता चला मेरी नेफ्यू ने भी तुझसे ही क्लास ली है, ये बाकी बच्चे भी हमारे 10-12 बच्चे हैं, बता इनका कैसे करना है। वो बेसिकली वो बहुत बड़ी सीएफएम में है। तो बहुत अच्छा लगता है यार जब आप इतने बड़े लोगों से आपको फ़ोन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, कॉल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दे वांट योर क्लासेस। वो सिर्फ आपको थैंक यू नहीं बोलते, दे वांट योर क्लासेस फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स, फॉर देयर नॉन स्टूडेंट्स। तो बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। आपको लगता है कि पैसे के अलावा ज़िंदगी में, पैसा तो देखो हम बिग 4 में भी बहुत अच्छा कमा लेते हैं, जो लाइफ में जो भी चाहिए होता है वो वहाँ भी हम अचीव कर लेते हैं, लेकिन जो एक चीज़ चाहिए होती है ना वो मिल जाती है जब आपको कोई दूसरा अप्रिशिएट करता है। बहुत अच्छा लगता है यार, ठीक है। चलो जी, अब मिलेंगे अगले सेशन में। अगले सेशन के बारे में मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना भाई, बाद में रिकॉर्डिंग में देख रहे हो तो। और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसा है क्या, कौन कौन सब्सक्राइबर नहीं है बताओ, कौन कौन सब्सक्राइबर नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, भाई सब्सक्राइब भी कर देना। और इन्जॉय करना, मेहनत जरूर करना, मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। सर खड़े होकर दिखा दो एक बार। नहीं 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 नहीं, मजाक नहीं बनवाना, तुम लोग मीम बनाओगे फिर खड़े होकर नहीं दिखाना भाई यार। चलो जी, बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव बेटा, बाय बाय। लिशा 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 बाहर कर रही है, बाय बाय। चलो जी, खड़े होके दिखा दो ना भाई, ना ना ना, खड़े होके नहीं दिखा रहे। बाय, टेक केयर।